ओके चलो, सो वेलकम एवरीवन बैक। ठीक है, सो शुरू करते हैं। वेलकम एवरीबॉडी जो आए हैं, प्रकाश, प्रतीक, आंचल, प्रतीक, आतिया, प्रतीक, प्रगति, सब पीपी वाली आ रही है क्या? मयूर, अमित, अनुराग, विशाल, माणिक, रितेश, अभिषेक, कुशल, एवरीबॉडी वेलकम। हार्दिक, रितेश। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना, बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। अब हम जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट के ऊपर, और मैं बिना समय जाया किए सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूं जो है कंसिडरेशन का। ठीक है, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ द मैराथन। हम 2-2 घंटे के ही सब लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं नियरली। कंसिडरेशन, ठीक है, सो शुरू करते हैं, ध्यान देना। कंसिडरेशन मतलब कुछ करना या कुछ ना करना, या कुछ करने से रोकना। ठीक है, एक मिनट देना मुझे सिर्फ। कुछ करना या ना कुछ ना करना या कुछ करने से रोकना, हम उसे भी कंसिडरेशन कहते हैं। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person done or abstain from doing, एक तो करता है या कुछ करने से मना करता है, does or abstain from doing, मतलब एक तो कर रहा है, पहले किया है, मना करने से मना किया है, अभी कर रहा है या करने से मना कर रहा है, या आगे करेगा या करने से मना करेगा। 3 टेंसेस लिए है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्लियर है? किया है या करने से मना किया है, कर रहा है या करने से मना कर रहा है, आगे करेगा या करने से मना करेगा, ये सब चीजों को हम कंसिडरेशन मानते हैं। सर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। समझो हम 2 बड़ी इंडस्ट्री लेते हैं, टीसीएस, इंफोसिस। टीसीएस और इंफोसिस ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई टीसीएस ने बोला कि हम पूरे नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया तक का पूरा सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, और इंफोसिस को बोला कि आप हमारे एरिया में इंटरफेयर ना करना, और पूरे साउथ, वैसे भी इंफोसिस के साउथ इंडिया में अच्छे बेसिस है, तो इंफोसिस को बोला तुम पूरे साउथ इंडिया और मिडिल इंडिया तक का कॉन्ट्रैक्ट संभालो, हम तुम्हारे एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो टीसीएस नॉट इंटरफेयरिंग इन साउथ इंडिया इज एब्सटेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन साउथ इंडिया। इंफोसिस इज नॉट इंटरफेयरिंग इन नॉर्थ इंडिया इज एब्सटेन्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन नॉर्थ इंडिया। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके पे याद रखना है। क्लियर है? आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं। सो ये चीज को आपने याद रखना। 3 टेंसेस है, एंड डूइंग एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये वर्ड को याद रखना। अब इसके अंदर पहला प्रिंसिपल है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसोर। प्रोमिसोर के कहने पे कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। इसके ऊपर केस हुआ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। केस काफी अच्छा था, बहुत जबरदस्त केस था, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ, अब मैं इसके लिए डायग्राम के हिसाब से आपको बोलता हूं। ठीक है, समझो ऐसे 2 लड़कियां थी क्लास की, उनके मैंने एग्जांपल लिए थे, उन्हीं के लेता हूं। प्रतीक्षा करके एक लड़की थी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर थी, उसको तुलसी बाग के पूरे कॉन्ट्रैक्ट, पूरे तुलसी बाग के सभी शॉप रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। म्यूनिसिपालिटी का मार्केट होता है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसमें से जो लास्ट शॉप जो था ना, लास्ट शॉप, वो था रवीना नाम की एक लड़की का। ठीक है, अब जो प्रतीक्षा है वो तुलसी बाग के सभी शॉप्स, चलो अब नाम चेंज कर देते हैं, ये आपको पता नहीं तो ऐसे कैसे कोरिलेट करना मुश्किल है। लेट्स सी, तैमूर को कॉन्ट्रैक्ट मिला तुलसी बाग के सभी शॉप्स को ये करने का, रिनोवेट करने का। और समझो दूसरा बच्चा कोई किड स्टार किड्स नेम श्रद्धा, और श्रद्धा का इस में सबसे आखिरी शॉप था। तैमूर इज गोइंग टू रिनोवेट एंटायर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मार्केट, और जिसमें श्रद्धा कपूर का सबसे आखिरी वाला शॉप था। अब श्रद्धा कपूर को यह लगा कि यार ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, म्यूनिसिपलिटी का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यहां से ये बंदा रिनोवेट करना शुरू करेगा, एंट्री पर से, यहां से एंट्री थी, रिनोवेट करना शुरू करेगा, क्या पता मेरे तक पहुंचे या ना पहुंचे, एग्जिट तक के हो सकता है, बीच में पैसा खा के आधे में ही काम रोक दे। तो श्रद्धा ने तैमूर को क्या बोला, तुम मेरा शॉप पहले रिनोवेट कर, अगर तूने मेरा शॉप रिनोवेट किया तो इसके बाद जो भी मैं सेल करूंगी उसका 2-3% कमीशन मैं तैमूर को दूंगी। तैमूर लालच में आ गया, तैमूर ने एग्जिट एंड वाला शॉप पहले रिनोवेट किया, और उसके बाद श्रद्धा को बोला अब तू मुझे 2% सेल के ऊपर कमीशन दे। श्रद्धा कपूर ने ठेंगा दिखाया, बाबा जी का ठुल्लू दिखाया, और बोले कुछ नहीं मिलने वाला।
अब तैमूर ने श्रद्धा के ऊपर केस कर दिया, वही तो केस हुआ है यहां पे, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर था और उसने बलदेव शॉप ओनर के ऊपर केस कर दिया कि भाई तुमने पहले मेरे से शॉप रिनोवेट करके लिया और अब कमीशन देने से मना कर रहे हो। तो बलदेव ने ये पिटिशन पुट किया कि बोले शॉप रिनोवेशन, मार्केट रिनोवेशन के लिए तुमको ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा दे रहा था, अब तुम वहां से शुरू करो या यहां से शुरू करो, करना तो तुमको वैसे भी था, तो मैं एडिशनल कंसिडरेशन क्यों दूं। और बलदेव ने कंसिडरेशन देने से मना कर दिया और इस केस में बलदेव जीत भी गया। तो यहां पे दुर्गा प्रसाद को इससे रूल क्या आता है, रूल देखो, ये रूल तो है ही, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसोर, पर इससे एक रूल और आता है, देखो, कंसिडरेशन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसोर, ये तो यहां रूल है, पर सेम चीज के लिए एक और रूल आता है, नो डबल कंसिडरेशन और एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, ये आप लिख के रखिए, फॉर सेम सर्विसेज। सेम सर्विसेज देने के लिए आप एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं दे सकते। ये यहां पे एक नया रूल बनाया गया, ये चीज को आपके याद रखना है, क्योंकि शॉप रिनोवेट करना ऑलरेडी उसका काम था, ये चीज को आपने याद रखना है। और यहां पे बलदेव जीत गया, यहां पे दुर्गा प्रसाद को कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट केस लो आता है चिन्नैया वर्सेस रमैया। केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान रखना, छोटा सा डायग्राम बनाया है, ठीक है। चिन्नैया रमैया, चिन्नैया की एक सिस्टर थी अमैया या अम्मा बोलो, ए और सी ये दोनों सिस्टर थे, ठीक है। ए की डॉटर थी आर, ए की डॉटर कौन थी, आर। ए और सी की दोनों की प्रॉपर्टी थी, ए ने वो प्रॉपर्टी आर को विल के तौर पे दे दी, विल के तौर पे असेट ट्रांसफर की। पर जब विल के तौर पे असेट ट्रांसफर की तो ए ने आर से प्रॉमिस लिया कि तू सी के लाइफ टाइम, अब ये तो बूढ़ी थी दोनों के दोनों, तो बोले सी जब तक नहीं मरती तो उसको पर मंथ एन्युटी देते रहेगी, तो ही जाके ए आर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए रेडी थी। सो ए ने आर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया कब, जब आर सी को मंथली एन्युटी पे करे, उसी वक्त ए ने आर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया। तो ऐसे सिचुएशन में जब तक ए जिंदा थी आर सी को एन्युटी देती रही, परचेस कंसिडरेशन देती रही, कंसिडरेशन देती रही। जब ए मर गई तो आर ने कंसिडरेशन देने से मना कर दिया और सी को बोला कि कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सी के तरफ से कोई भी कंसिडरेशन आर को नहीं मिला, जो भी मिला है वो ए की तरफ से मिला है। अब सी की तरफ से अगर कोई कंसिडरेशन नहीं मिला तो प्रिंसिपल बनता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में डिसीजन ये आया कि ये जरूरी नहीं है कि सी की तरफ से कोई कंसिडरेशन जाना चाहिए, कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। तो चिन्नैया वर्सेस रमैया के अंदर जो डिसीजन आया वो ये था, केस काफी इंपॉर्टेंट है। चिन्नैया वर्सेस रमैया में डिसीजन क्या आया, जरा देखिए पढ़ना। इट वाज हेल्ड दैट कंसिडरेशन डिड नॉट बी नेसेसरी टू मूव फ्रॉम प्रोमिसी, इट मे मूव फ्रॉम अदर पर्सन, हेंस कंटेंशन ऑफ आर इज नॉट वैलिड। यहां आर का जो कंटेंशन है कि भाई मेरे को सी की तरफ से कुछ नहीं मिला, यह वैलिड नहीं माना जाएगा। सो हाँ लिख के रखो, कंसिडरेशन कैन मूव, सब जन लिख के रखो, ठीक है। आर की तरफ से कंसिडरेशन मिलता रहेगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी इज वैलिड कंसिडरेशन। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका, चलो बहुत बढ़िया। ये चीज होने के बाद में एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन ये एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, adequacy of consideration not required. Even if it is proved that consideration is not adequate, contract is not void, मतलब contract still valid रहेगा भले ही consideration कम क्यों ना हो। जैसे 8000 की जीन्स ये फ्लैट 70% ऑफ में आपको सिर्फ 2000 या 3000 में आई, तो उतना एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं, आपने 8000 रुपए नहीं दिया, आपने 2-3 हजार रुपए दिए तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन वैलिड रहेगा लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए। इनएडिक्वेसी चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चलता, तो इसको भी स्टार मार्क करके रखना, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाए, क्लियर है। फिर उसके बाद में कंसिडरेशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसेस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। अब जो हमने दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव देखा, वैसा ही एक और केस है रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू, ठीक है। दुर्गा प्रसाद बलदेव में उसको पूरा मार्केट रिनोवेट करना था, तो उसने शॉप रिनोवेट करके वो एडिशनल कंसिडरेशन नहीं ले सकता, ठीक है। वैसा ही यहां पे एक और केस है, दैट इज रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। तो आ जाइए बोर्ड के ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, आपको समझ में आएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना। रामचंद्र चिंतामन
ये लॉयर था जो कालू राजू के लिए केस लड़ रहा था। कालू राजू की एक 100 एकड़ की लैंड डिस्प्यूटेड थी। रामचंद्र चिंतामन एवी केस लड़ रहा था, हल्के फुल्के में टाइम पास करते हुए, जब मन आया केस लड़ा, जब नहीं आया छोड़ दिया। कालू राजू इससे परेशान हो गया। कालू राजू ने रामचंद्र चिंतामन को बोला कि भाई तू सीरियसली केस लड़, अगर तू केस जीत दिया और 100 एकड़ लैंड मुझे मिल गई तो जितनी लैंड मुझे मिलेगी उसका 10% मतलब 10 एकड़ मैं तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, मैं तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। कालू राजू ने ये मोटिवेशन दिया रामचंद्र चिंतामन को। आपको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, कई बार क्लास में मन नहीं लगता, क्लास में आप पढ़ते रहते हो, मन नहीं लगता, फिर एकदम से इधर उधर नजर जाती है और एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ ये मोटिवेशन है, मैंने इसके लिए पढ़ना चाहिए, इसकी जिंदगी, मेरी जिंदगी जुड़ गई तो अच्छा मोटिवेशन आएगा। तो मोटिवेशन दिया कालू राजू ने। मोटिवेशन के साथ में आदमी और पढ़ना शुरू करता है ना। सो मोटिवेशन दिया, कालू राजू ने मोटिवेशन दिया कि अगर केस जीत गया तो 10 एकड़ लैंड तेरा। रामचंद्र चिंतामन ने दम लगा दिया, पूरा 100 एकड़ लैंड जीत गया। और फिर जब 10 एकड़ देने की बारी आई, कालू राजू ने बोला बाबा जी का ठुल्लू। रामचंद्र चिंतामन बोलता है ये गलत है, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था। कालू राजू बोलता है दुर्गा प्रसाद बलदेव ने भी बोला था और वहां पे भी प्रूव हुआ था, केस लड़ना तेरा काम था, केस लड़ने के लिए तू जिम्मेदार था, और इस केस में अगर तू जीता तो तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने मेरे लिए केस लड़ा तो कुछ गलत नहीं किया, कोई 10 एकड़ का लैंड को मिलने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली कालू राजू ने रामचंद्र चिंतामन का काट दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने याद रखना। इस एग्रीमेंट को चैम्पर्टी और मेंटेनेंस भी कहते हैं। चैम्पर्टी मतलब जो भैया लिटिगेशन का रिजल्ट आएगा वो शेयर करेंगे, ठीक है, लिटिगेशन का जो अवार्ड आएगा वो शेयर करेंगे, इसको भी हम चैम्पर्टी बोलते हैं। तो एक कंसिडरेशन वाला केस था, काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी याद रखना। अगला, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ये सबको ही पता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, ठीक है, सपने दिखा के कंसिडरेशन नहीं बनना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कंसिडरेशन ये लव एंड अफेक्शन से बन सकता है, बट लव एंड अफेक्शन के केस में नॉर्मली कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी चलता, गिफ्ट रहा तो भी चलता। तो अगला केस, राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। खतरनाक केस था, खतरनाक केस, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, इसको समझाने के लिए समय लगेगा। बड़े अच्छे से सब लोग बैठे पड़े हैं, 450 के आसपास लोग हैं, नंबर थोड़ा सा कम हुआ है पर हाउस द जोश, हाउस द जोश, जबरदस्त। खाना वाना खा के आए, कुछ लोग लुढ़क गए ऑलरेडी, मेरे को दिख रहा है। 800 लोग थे, 800 में से 200-300 सोने चले गए। सोएंगे यार, क्या मैराथन क्या होते, अभी तो एग्जाम और डिले हो गया। नालायक लोगों, सबको बुलाओ, आओ बोलना। सो राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। मियां बीवी में बम झगड़े चलते थे, इतने झगड़े चलते थे, मियां को बीवी पटक पटक के मारती थी, ये लाते बुक्के घुसे धपाधप धपाधप, मियां बीवी को मारता दे धपाधप, झापड़ वापड़ बुक्की लाते घुसे, इधर उधर एक दूसरे के सिर पे बेलन वेलन मारते थे, कढ़ाई वढ़ाई मारते थे, कुकर उकर मारते थे, बेलन नहीं कहां डाल देते थे पता नहीं चल जाता था। तो मतलब मारते मारते कहां फेंक देते थे बेलन, ये समझ में नहीं आता था। और इस तरीके से जब झगड़े चलते थे तो एक दिन भूतनाथ जो राजलुकी देवी का पति था वो एकदम झगड़े के मोड़ में आ गया और उसने राजलुकी देवी को पूछ लिया झगड़े झगड़े में, मेरी जान छोड़ने का क्या लेगी? राजलुकी देवी ने सोचा ये अच्छा मौका है मांगने का। राजलुकी देवी इमीडिएटली बोली 1 लाख रुपए पर महीना। भूतनाथ ने भी सोचा पैसा देके जान छूट रही है, भूतनाथ भी बोला ले ले, दिया 1 लाख रुपए पर महीना। राजलुकी देवी बोले सच्ची? बोले हाँ। राजलुकी देवी ने झगड़े झगड़े में निकाल कर आज टाइम पेपर उसके ऊपर लिखा कि आई विल लीव हिम इफ आई गेट 1 लाख रुपीज पर मंथ। भूतनाथ ने भी साइन कर दिया, जोश जोश में आके कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भूतनाथ ने 1-2 महीने तक पैसे दिए, बाद में भूतनाथ ने सोचा यार मैं मेहनत से कमा रहा हूं, इसको पैसे काहे को दूं? ठीक है, वैसे तो डिवोर्स में एल्यूमिनी मिलते हैं वो बात अलग है, पर अभी तो डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं इसको पैसे काहे को दूं? मैं तो इसको कोई पैसा नहीं देना चाहिए राजलुकी को एन्युटी के तौर पे। तो फिर भूतनाथ ने राजलुकी देवी को पैसा देना बंद कर दिया। राजलुकी देवी चली गई कोर्ट में, भूतनाथ के ऊपर उसने केस कर दिया। कोर्ट ने पूछा भूतनाथ को पैसे क्यों नहीं दे? भूतनाथ बोलता है कि बोले ये एग्रीमेंट में राजलुकी देवी की तरफ से मुझे कुछ नहीं आया। राजलुकी देवी बोलती है, राजलुकी देवी देखो क्या बोलती है, बोले भूतनाथ और मेरे बीच में प्यार है, सो एनी कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विदाउट एनी कंसिडरेशन इज वैलिड। भले ही मेरी तरफ से भूतनाथ को कुछ भी नहीं जा रहा हो, पर प्यार की किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि हम मियां बीवी है। कोर्ट बोलता है भूतनाथ को बता भाई तुम्हारे बीच में तो प्यार है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होना चाहिए, तो गिफ्ट होना चाहिए। भूतनाथ बोलता है घंटा प्यार है, ये बेलन मारती है सिर पे मेरे, कढ़ाई मारती है, फेंक के मारती है, कुकर उकर फेंक के मारती है, उस दिन मेरे को गैस के ऊपर चढ़ा दिया इसने। बोले ये गलत है, काय का प्यार? बोले तो झगड़े की वजह से मैंने 1 लाख का कंसिडरेशन इसको एग्री किया था। दिस इज नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दिस इज आउट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड। तो ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं है।
अभी तक बेलन दुख रहा है, अभी तक बेलन दुख रहा है। तो इस केस में क्या भूतनाथ को राजलू की देवी को पैसा देना कंपलसरी है? तो बोला गया है कि इट इज नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, इट इज नॉट आउट ऑफ प्यार। तो ऐसे केस में भूतनाथ को राजलू की देवी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिवोर्स के केस में हम जो एल्यूमिनी देती है, हाफ ऑफ द स्टेट देते हैं, वो बात अलग है। पर यहाँ एन्यूटी और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन की बात चल रही है, जो यहाँ पे वैलिड नहीं है। डिवोर्स के केस में आप पैसा दे दो, दैट इज अ डिफरेंट टास्क। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये केस होने के बाद में अगला कंपेंसेशन फॉर फास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। अब हम आए हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले एरिया में। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले एरिया में आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन पहला हो गया। होल्ड, मैं जरा सा एक डायग्राम देखता हूं। हाँ, आ जाइए। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शन कितनी चीजें हैं? इतनी सारी चीजें नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट कतई इंपॉर्टेंट है। इसका कहना क्या है? देखो, सिंपल सी बात है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर उसका एक्सेप्शन है। नीचे दिए गए केस में कंसिडरेशन भले ही नहीं है पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फादर ने सन को, हमारे क्लास में शागी था ना, उसको बाइक गिफ्ट की, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हार्ली डेविडसन ड्रूम ड्रूम बम लेके घूम रहा है शागी, इट इज वैलिड क्योंकि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। अब शागी से उसके फादर को कुछ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक सोशल है इन्फोर्सेबल नहीं है, पर बाइक देने के बाद वैलिड माना जा सकता है। क्लियर है? पास कंसिडरेशन, पास कंसिडरेशन पता है आपको? जबरदस्त एग्जाम्पल था इसका। समझो, आपका दोस्त या आपका कोई भाई या कोई भी भाई वगैरह नहीं, कोई अनजान पर्सन ऐसे समंदर में डूब रहा था। ठीक है, अनजान पर्सन समंदर में डूब रहा था, चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। तुमको स्विमिंग आती थी, तुम समंदर में कूद पड़े, तुम जाके उसको पकड़ के बचा के किनारे पे लाए, किनारे पे खड़ा कर दिया, उसके पेट से पानी निकाला। पेट से पानी निकालने के लिए आपको जो जो करने की जरूरत थी वो सब किया आपने। गंदा मत सोचो, नालायक लोगों, घटिया लोगों। ठीक है, मतलब पेट दबाया, छाती दबाया, एनीवे छोड़ो, मेरे को बात ही नहीं करनी, तुम बेकार ही सोचोगे, हट। ठीक है, सो तुमने पानी वानी निकाला, वो होश में आया, उसने देखा तुमने उसकी जान बचाई है, वो खुश हो गया और उसने तुमको बोला भाई तूने मेरी जान बचाई है, आज से ये मेरी बीएमडब्ल्यू कार तेरी, आज से मेरी बीएमडब्ल्यू कार तेरी। समझो मेरे को ही बचाया तुमने, और आज से मैंने बोला बीएमडब्ल्यू कार मेरी तुम्हारी। तुम इमीडिएटली खुश हो गए, बोले सच्ची? मैंने बोला हाँ। तुमने साइन पेपर निकाला, लिखा रप 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 रप, मैंने साइन किया, तुमने साइन किया। अब ये जो मैं तुमको बीएमडब्ल्यू कार दे रहा हूं, इसके बदले में तुम्हारी तरफ से मुझे क्या कंसिडरेशन आ रहा है? तुम्हारी तरफ से मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, पर मैं तुम्हें कार दे रहा हूं, अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। मैं तुम्हें कार क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुमने पास्ट में वॉलेंटरी सर्विस दी थी। वॉलेंटरी सर्विस मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करके सर्विस नहीं थी। जब मैं डूब रहा था तुम मन मर्जी से कूदे, तुम मन मर्जी से कूदे, मन मर्जी से मेरे पास आए और मेरे को बचा के लेके गए। वॉलेंटरी सर्विस थी। ऐसा नहीं था कि तुम मेरे पास आए, पहले एग्रीमेंट दिखाया, सर इसके ऊपर साइन करो तो बचाऊंगा, अदरवाइज नहीं बचाऊंगा। ऐसा नहीं बोला आपने, आपने वॉलेंटरीली मुझे बचाया, इसके बदले में मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। तो पास वॉलेंटरी सर्विसेज के लिए अगर मैं कंसिडरेशन दूं तो वैलिड है, क्योंकि एग्रीमेंट के वक्त कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, इसलिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी ये वैलिड माना जाएगा। फिर आता है टाइम बार्ड डेट। आपने सुना होगा 3 साल के बाद में हर डेट टाइम बार्ड हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बोलो हाँ है ना। अब समझो मैंने आपको लोन देके रखा सीए करने, या आपने मेरे को लोन दिया है सीए करने के लिए, आपने मेरे को सीए करने के लिए 10 करोड़ का लोन दिया। ठीक है, सिर्फ इतना पैसा थोड़ी लगता है, मेरे को बहुत अय्याशी में सीए करना था, पैसा उड़ाते उड़ाते सीए करना था। तो आपने मेरे को 10 करोड़ का लोन दिया, 5 साल तक मैं सीए नहीं बना, लोन टाइम बार्ड हो गया, डेट टाइम बार्ड हो गया, मैंने 5 साल तक रिपे नहीं किया। फिर मैं सीए बन गया, सीए बनने के बाद मैं कंपनी का डायरेक्टर बन गया, दर्शन इस्पात लिमिटेड का डायरेक्टर, मैनेजिंग सीईओ, एमडी, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में एमआरटी 5th रैंक। मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड का डायरेक्टर बना। आप दर्शन इस्पात लिमिटेड के कस्टमर निकले। एक दिन आपने मेरे को देखा, ये बंदा तो कहां के कहां पहुंच गया, आपने मेरे को मिले, सर हाय, मैं बोला हाय, कैसे हो? बोले सर मैंने आपको 10 करोड़ दिए थे सीए करने के लिए, 10 करोड़ वापस दो। अब मेरे से भी रहा नहीं गया, मैं बोला चल भाई तेरे पैसे की वजह से मैं डायरेक्टर बनाऊं, मैंने 10 करोड़ का चेक फाड़ के दे दिया। अब जो आपने मेरे को 5 साल पहले 10 करोड़ दिए थे वो तो टाइम बार्ड हो गए, उसका तो कोई वैल्यू नहीं बचा, वो तो जीरो हो गए। अब मैं आपको नए एग्रीमेंट के तौर पे 10 करोड़ दे रहा हूं, तो दैट इज अ पेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट। एक्चुअली ये मैं जो 10 करोड़ दे रहा हूं इसके खिलाफ कोई ड्यूज नहीं है, क्योंकि पहला वाला 10 करोड़ तो टाइम बार्ड हो गया, तो अभी तो मैं आपको नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर दे रहा हूं, दैट इज स्टिल वैलिड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर नो। फिर अगला है एजेंसी। एजेंटी पता है? एजेंसी जब प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है तो कोई कंसिडरेशन नहीं देता। मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल, आजकल पेन ड्राइव मार्केट बहुत चल रहा है, सो आपको मेरा टीचिंग बहुत पसंद आया,
आपने मेरे को बोला सर मैं आपके पेन ड्राइव बेचूंगा, ताकत से बेचूंगा, सबको बेचूंगा सर, मैं सीए करने वालों को सीएस करने सीए में, सर मैं इंजीनियर को भी बेच दूंगा, सर जो मेडिकल की एग्जाम दे रहा, पीएमटी दे रहा, डॉक्टर बनना चाहते उसको भी मैं लॉ पढ़ा दूंगा। ऐसे तुमने मेरे पेन ड्राइव बेचने का मस्त सेंटर खोला। अब जब मैंने तुमको एज ए एजेंट अपॉइंट किया तो मैं आपको कोई कंसिडरेशन नहीं दूंगा, जब आप पेन ड्राइव बेचोगे उसके ऊपर कमीशन दूंगा। तो एजेंट अपॉइंट करने के लिए कंसिडरेशन नहीं लगता, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं लगता, कंसिडरेशन तो हम सेल के बाद देते हैं, तो ये भी वैलिड है। फिर है गिफ्ट। आपने प्यार में अपने गर्लफ्रेंड को एक मस्त सॉलिटर वाली डायमंड की अंगूठी दी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार से दी। आपने बोला आई लव यू, बट वो बोली आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, और अंगूठी रख ली। ये कौन सा जोन हुआ? ये कौन सा जोन हुआ बताओ मुझे। तुमने आई लव यू बोला, अंगूठी दी, उसने अंगूठी ली, रख ली और बोले आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। बताओ ये कौन सा जोन हुआ? ये फ्रेंड जोन नहीं हुआ, ये कटने वाला जोन हुआ है, ये कटा जोन हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? बट तुमने जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन गिफ्ट दिया, इसे हम कहते हैं नेचुरल गिफ्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर है गारंटी। अब गारंटी और बेलमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी समझो आपने होम लोन लिया और आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके होम लोन के खिलाफ गारंटी दिया कि चलो मैं पे नहीं करूंगा, मतलब आप पे नहीं करोगे तो आपका बेस्ट फ्रेंड पे करेगा, तो आप आपके बेस्ट फ्रेंड को कोई कमीशन नहीं देते, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन गारंटी। और बेलमेंट, बेलमेंट पता है? बेलमेंट, बाइलमेंट, बाइलमेंट मैंने आपको बनाया, बेन बाइल और बाइल्स द बाइल टू बाइली, देन इट इज अ बाइलमेंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सूर्या और किशा, ये दो लोग थे, सूर्या का 200 एकड़ का लैंड था, किशा का 200 एकड़ का लैंड था। ठीक है, सूर्या के पास बैल था तो खेत जोत सकता था, किशा के पास बैल नहीं था, दोनों फ्रेंड थे। किशा ने सूर्या को बैल मांगा, बैल मांगा कि मेरे को बैल दे, मैं यूज करना चाहता हूं तेरे बैल को मेरा खेत जोतने के लिए। तो ऐसे कैसे सूर्या ने किशा को दोस्ती यारी में बैल दे दिया, ले जोत ले खेत। तो सूर्या क्या हुआ? बैलौर, किशा क्या हुआ? बैली। व्हेन बैलौर बैल्स द बैल टू बैली, दो बैल मल्टीप्लाइड बाय 2, दो बैल, व्हेन बैलौर बैल्स द बैल टू बैली इज कॉल्ड एज बेलमेंट। तो आप किसी भी पर्सन को जब गुड्स देते हो, जब लाइव स्टॉक देते हो, जब मूवेबल प्रॉपर्टी देते हो यूज करने के लिए, तो उसे बेलमेंट कहते हैं। ये विद और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। जैसे दोस्त, एक दोस्त सवेरे सवेरे तुम्हारे घर पे आया, तुम रूम पे बैठे थे आराम से चिल मार रहे थे, एक दोस्त आया, टिंग टोंग घंटी बजाई सवेरे 6 बजे, तुमने दरवाजा खोला, बोले क्या चाहिए? वो बोले मेरे को सिंहगढ़ घूमने जाना है। हाँ बोले अकेले? बोले नहीं, आप समझ गए क्या बात है? जा जा, तुमने उसको गाड़ी दे दी, तुम्हारी मोटरसाइकिल। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी गाड़ी लेके चला गया, तुम बेलौर, तुम्हारा दोस्त बेली, तुमने गाड़ी दी, बेलमेंट। ठीक है? अब दोस्त से पैसे थोड़ी मांगोगे, मांग मांगे क्या मांगोगे? पार्टी, वो जो कभी देने नहीं वाला। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो इन केसेस में कोई भी कंसिडरेशन नहीं लगता, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के ये एक्सेप्शन है। किसी को दिक्कत है तो पोस्ट कीजिए, अदरवाइज बाकी हुए लोग इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। हेलो, चलो बहुत बढ़िया, आई गेस सबको समझ में आ रहा है, अच्छे अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं। तूफान जबरदस्त जिंदाबाद। हो गया सबका? एवरीबॉडी? इंटीग्रेटेड केस स्टडीज फाउंडेशन में नहीं आती बेटा, डोंट वरी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये हो गया आपका नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले एक्सेप्शंस बच्चों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट से आगे। उसके बाद में मैं जा रहा हूं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट में कौन से पर्सन के ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब थर्ड पार्टी, आपने सुना होगा थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी को कोई राइट नहीं रहता आपके ऊपर केस करने का। ऐसा ही एक केस हुआ था डनलप न्यूमैटिक टायर्स वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, काफी अच्छा केस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना।
डनलप करके डी नाम का बंदा था, इसने पी नाम के एक होलसेलर को, डनलप ही मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर था, एट द सेम टाइम वो रिटेलर भी था, तो डनलप जो टायर मैन्युफैक्चर करता था खुद 4,000 रुपए पर टायर के हिसाब से मार्केट में सेल करता था। तो उसने पी को टायर होलसेल में बेचा 2,500 रुपए पर टायर, पर उसने पी के ऊपर कंडीशन भी डाली कि तू ये सेम टायर कम से कम 4,000 रुपए के ऊपर बेचेगा, क्योंकि अगर पी इसको रिटेल में 4,000 के नीचे बेचता था तो डनलप का रिटेल वाला मार्केट खराब होता था। तो 2,500 में टायर बेचा, साथ में कंडीशन बेची कि भाई 4,000 के ऊपर बेचना। पी ने तो कंडीशन मान ली, पी भी खुद होलसेलर था और रिटेलर था, तो पी ने 4,500 में रिटेल में टायर बेचा और आगे वो टायर 4,000 प्लस में बेचा। नया सब परचेसर आया जो सिर्फ रिटेलर था, उसने पी से 4,000 में टायर खरीदा। पी ने उसको कंडीशन बोली कि तू 4,000 के ऊपर टायर बेचेगा, वो मान भी गया, पर उसको खुद का बिजनेस चलाना था, बिजनेस को प्रमोट करना था, नाम बनाना था, इसलिए उसने 2,500 रुपए में ही टायर बेचना शुरू किया। इससे पी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पी शांत बैठ गया, बट प्रॉब्लम हुआ डनलप को। सेल्फ्रिज, एस मतलब सेल्फ्रिज, सेल्फ्रिज के इस एक्ट से डनलप को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इस वजह से डनलप का रिटेल मार्केट अफेक्ट हुआ। जो टायर डनलप 4,000 में रिटेल में बेच रहा था, वो सेल्फ्रिज 2,500 में बेच रहा था, जो डनलप को पसंद नहीं आया। तो डनलप ने सेल्फ्रिज के ऊपर केस कर दिया, डनलप सूड सेल्फ्रिज, डनलप ने सू केस के ऊपर सेल्फ्रिज के ऊपर सू कर दिया, सू मतलब केस कर दिया, सू नहीं किया, सॉरी, केस कर दिया कि तू 4,000 के नीचे टायर बेच नहीं सकता। सेल्फ्रिज ने डनलप को पूछा तुम कौन? डनलप बोला मैं वो हूं जिसने उस आदमी को टायर बेचे हैं जिससे तूने खरीदे। सेल्फ्रिज बोला तू वो होगा, तू वो नहीं होगा, तू घंटा होगा, तू घंटा नहीं होगा, मेरे को क्या लेन देना, मेरे को तो पी ने बेचा। अगर पी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लेगा तो मैं मानूंगा, पी मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, तू कौन होता है ऑब्जेक्शन लेने वाला? अब इस केस में क्या डनलप सेल्फ्रिज के ऊपर केस कर सकता है? नहीं। दिस इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पी और एस के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो पी एस के ऊपर केस करेगा, एस पी के ऊपर केस करेगा, भले ही डी इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सेलर, वो एस के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी टीचिंग है, इसको स्टार मार्क करके रखना, याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल जरूर आएगा। गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, 500 लोग लगे पड़े हैं, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया। हार्दिक, अगर एग्रीमेंट किया है और वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है तो वैलिड रहेगा और वो पे करना पड़ेगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने मेरे क्लास में चार्ट बना के दिया था, कुछ लोगों को हेडिंग नहीं दिखी तो मैं हेडिंग बोल दूं। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जहां पे लिखा है वहां से ये शुरू होता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का जो 6 पॉइंट है, तो यहां से आपका नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, तो आप यहां लिख सकते हो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका डनलप न्यूमेटिक टायर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला। अगला, एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ देखो, समझना, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता, उसका एक्सेप्शन क्या होगा? थर्ड पार्टी केस कर सकता है। सिंपल। थर्ड पार्टी कब केस कर सकता है? ट्रस्ट के केस में, ठीक है। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी है, वो केस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, इनमें अगर कोई फ्रॉड होता है तो ऐसे केस में नॉर्मल पब्लिक भी उनके ऊपर केस कर सकती है। मैरिज एंड फैमिली सेटलमेंट के अंदर फैमिली का कोई भी मेंबर केस कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी बंदा जो एक्नॉलेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है वो केस कर सकता है। हालांकि एक्नॉलेजमेंट के लिए आप मेरा रेगुलर लेक्चर देखिए, यहां पे इसको समझाना मुश्किल होगा। या असाइनमेंट के ऊपर किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जो असाइनी है वो भी केस कर सकता है। क्लियर है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे लेवल पे याद रखना। ये 4 एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखना, काम में आएंगे। फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए भी मैंने यहां पे एक छोटा सा चार्ट दिया है, ये चार्ट को याद रखना। माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से माइनर मतलब 18 साल के नीचे। समझो तुम 18 साल के हो गए हो, आज तुम्हारा 18वें साल का बर्थडे है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? यस, बिकॉज यू आर 18 ईयर्स कंप्लीट। जिस दिन आपका 18वें साल का बर्थडे आएगा
यू आर 18 ईयर्स कंप्लीट, उसी दिन आप कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हो। अनसाउंड माइंड जो है ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मतलब जिसको दौरे पड़ते हैं, पूरा साल अच्छा रहता है, होली दिवाली दशहरा है, ठीक है। इडियट जिसको जिंदगी के स्टार्टिंग में ही एक दौरा पड़ता है जो लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है। ड्रंकन मतलब बेवड़ा मार के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, नहीं चलेगा, क्लियर है। डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड में 3, अलाइन एनिमी पाकिस्तान या अभी तो चाइना, चाइना इज नाउ अलाइन एनिमी, इसलिए आपने देखना सभी ऐप बैन हो गए, पबजी बैन हो गया, तुम में से कितने लोगों की जिंदगी झंड हो गई, पबजी बैन हो गया, पबजी पबजी बैन कैसे होगा सर, इतनी प्रैक्टिस की थी सर, किल टू डेथ रेशियो मेरा कितना भारी था सर, जो भी होगा गया गया। फिर फॉरेन डिप्लोमैट और फिर होता है कॉन्विक्ट। फॉरेन डिप्लोमैट मतलब परराष्ट्र दूत, ठीक है। हमारे नेशन के साथ में अच्छे रिलेशन रखने के लिए दूसरे नेशंस के कुछ ऑफिसर्स हमारे नेशन में आते हैं और यही रहते हैं, उन्हें कहते हैं परराष्ट्र दूत, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब जो बंदा जेल में पड़ा है आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्लियर है। ये लोग इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हैं। इनके अंदर मैं केसेस शुरू कर रहा हूं। पहला केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, माइनॉरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। A minor enter into an agreement for mortgage of property. He was paid a certain amount for a mortgage of the property. Mortgagee filed a suit for recovery of money. सामने वाला पर्सन माइनर था, फिर भी आपने उसको लोन दिया। अब आप रिकवरी के लिए केस भी करोगे ना तो भी वैलिड नहीं रहने वाला, आप कुछ रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनर है एंड ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये आपकी गलती, आपको कोई लोन रिकवर नहीं होगा। हेल्ड दैट मनी एडवांस टू द माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड। ये है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। पर अगर माइनर ने फ्रॉड किया, बच्चे मन के सच्चे, तुम में से कई लोग माइनर होंगे, ठीक है, कुछ ही लोग मेजर होंगे, बच्चे मन के सच्चे, काय के सच्चे। आजकल के बच्चे तो देखे ना इंटरनेट के ऊपर कैसे कैसे मेम आते हैं, बच्चों के बम गालियां देते धपाधप, है ना। सो काय बच्चे मन के सच्चे नहीं, माइनर ने फ्रॉड किया। माइनर ने क्या किया, के गिव अ लोन टू एल ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग दैट ही वाज अ मेजर। एल ने बताया खुद को कि वो मेजर है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी तरीके से, आधार कार्ड के ऊपर डेट चेंज करवा दी, पैन कार्ड पे डेट चेंज करवा दी। के को समझ में ही नहीं आया कि भैया वो माइनर है करके। फिर लोन ले लिया एल ने और के ने फिर केस फाइल किया फॉर रिकवरी ऑफ द मनी, ठीक है, पैसा चाहिए। एल बोला मैं पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मैं माइनर हूं। मोहरी बीवी से धर्मदास घोष ने बोला माइनर को कुछ देना बाकी नहीं, जरूरी नहीं है। पर के बोला तू तो मेजर है। माइनर ने बोला मैंने फ्रॉड किया, मैंने झूठ बोला, झूठ झूठे। अब ऐसे केस में चलेगा क्या? नहीं। तो अगर माइनर ने फ्रॉड किया है तो जो पर्सन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको पूरा लोन का रिकवरी और डेट का रिकवरी मिलेगा। यह डिसाइड किया था खान गुल वर्सेस लाखा सिंह ने, खान गुल वर्सेस लाखा सिंह, ये चीज को आपने याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट रूल ऑफ एस्टॉपल। The rule of estoppel does not apply to agreement of minor because it can amount to enforcing void agreement. आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने माइनर को पैसे दे दिए तो हम उसको एनफोर्स करेंगे, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकता। नो रेटिफिकेशन बाय माइनर, जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया है वो मेजर बन के उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। क्लियर है आंसर? ये चीज भी आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। वो बाद में उसको रेटिफाई नहीं कर सकता मेजोरिटी में, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऑफ गार्डियन, द गार्डियन शॉल नॉट बी लाइबल फॉर एक्ट ऑफ माइनर। Contract made by guardian on behalf of minor shall be valid if contract is for benefit of the minor and guardian has authority to enter into agreement. Guardian के पास authority था कि वो minor के साथ agreement में enter करेगा। Liability of minor for necessities, हाँ अब ये बहुत खास है। अगर आपने minor को necessity सप्लाई की, necessity मतलब उसका सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए जितनी चीजें लगती है वो अगर आपने उसको सप्लाई की। अब सोशल स्टेटस अलग अलग हो सकता है। मुकेश अंबानी का अगर माइनर बेटा है तो उसका सोशल स्टेटस है अच्छा खाना, अच्छा खाना एटलीस्ट 3 स्टार होटल का, अच्छा रहने के लिए घर एटलीस्ट 2 BHK का, 2-3 BHK का घर उसको चाहिए, अच्छा एजुकेशन एटलीस्ट CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड में उसको एजुकेशन चाहिए, अच्छा व्हीकल एटलीस्ट उसके लिए एक आधा कार वगैरह होना चाहिए। तो उसके सोशल स्टेटस के हिसाब से आपने उसकी नेसेसिटी सप्लाई की तो आप माइनर के प्रॉपर्टी से इसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप माइनर को वर्क करने के लिए नहीं बोल सकते। ये चीज बड़ी समझ में लायक है, बड़ी अच्छे समझने लायक है, बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो जाके समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, या देखते हैं नीचे है क्या? हाँ, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो तो आपके बेनिफिट में आएगा काफी। बड़े अच्छे से बोर्ड पे देना, ध्यान देना, ठीक है।
एनी पर्सन supplied necessity to minor as per social status। ठीक है, तो माइनर से रिकवर कर सकता है क्या? रिकवर फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ माइनर अलाउड मेक माइनर वर्क, माइनर को काम करने लगाना डिसअलाउड। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। मेक माइनर वर्क डिसअलाउड, प्रॉपर्टी ऑफ माइनर से आप इसको रिकवर कर सकते हो टोटली अलाउड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये चीज को याद रखना। लिख लीजिए इसको फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। बिजनेस को सस्टेन करना महेश, ये डनलप का प्रॉब्लम है, वो सेल्फरिज का प्रॉब्लम नहीं है। तो डनलप जैसे चाहे बिजनेस को सस्टेन कर ले। बहुत बढ़िया। यश गुप्ता, वो लोन फॉर 5 years नहीं था, 5 साल पहले तुमने मुझे लोन दिया था जो मैंने 5 साल तक रीपे नहीं किया। माइनर की प्रॉपर्टी सिर्फ माइनर के नेसेसिटी के लिए लायबल रहती है मिस्टर कैरी। चलो डन, डन एवरीबॉडी। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अगले वाले इसके ऊपर जाते हैं। क्या माइनर और क्या क्या हो सकता है, ये यहां पे बोला है। माइनर कैन नॉट बी गारंटर, नहीं हो सकता। माइनर कैन बी ए मेंबर फॉर फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए माइनर ये मेंबर नहीं हो सकता। माइनर कैन बी अप्रेंटिस प्रोवाइडेड 14 साल से उसका ऊपर एज होना चाहिए, मतलब अगर आपको आर्टिकलशिप करना है सीए का तो एटलीस्ट आप 14 ईयर्स के ऊपर होने चाहिए, तब चलेगा। माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, माइनर ये फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता जब तक आप उसको सिर्फ बेनिफिट के लिए या स्लीपिंग पार्टनर करके ऐड ना करो। ठीक है, अगला अनसाउंड माइंड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ल्यूनेटिक, इडियट, ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड, ये चीज को आपने रीड कर लेना एक बार। एग्रीमेंट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड हमेशा वॉइड है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अ पार्टी हु चैलेंजेस द वैलिडिटी। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड में अलाइन एमी, कॉन्विक्ट एंड फॉरेन डिप्लोमेट। हां, ये तीनों लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेसिफिक अप्रूवल ये लेके रखे। अगर आपके पास नोट्स है तो ये मार्किंग आपने करके रखना। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी। अब मैं जा रहा हूं अगले कंटेंट के ऊपर। ठीक है, सब जन जिंदा है? कितने लोग? 500 लोग जिंदा है। शानदार, तूफान, जबरदस्त, मजा आ गया देख के। लेट्स गो। निलय से अभी नहीं मिलवा सकते बेटा, मैराथन है, अगर वो आ गया तो मिलवा देंगे। लेट्स सी।
एक मिनट होल्ड करना, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया है। डन एवरीबॉडी? ओके। ड्रिलिंग शुरू कर दिया बिल्डिंग में, तो अभी पूरा आवाज आता था आपके रिकॉर्डिंग में, इसलिए पहले उसको बंद करवाना पड़ा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। ओके, अब पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। अगले उसके ऊपर हम जा रहे हैं फ्री कंसेंट। कोई बोल रहा है थोड़ा फास्ट करो, फास्ट करेंगे बेटा धीरे धीरे, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। फ्री कंसेंट, अब फ्री कंसेंट के लिए सेक्शन नंबर है 13 और सेक्शन नंबर है 14, जिसके अंदर हमने देखना है कि बेसिकली कंसेंट एक कंसेंसस एडेडम होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स, और वो किसी भी दूसरे तरीके से कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से मिटिगेट नहीं होने चाहिए। व्हाट इज कोर्शन? Coercion under Lenient Penal Code is a damage. Unlawful detention of property is also damage. So actually committing an offense under IPC or threatening to commit an offense under IPC, actually damaging a property or detaining a property or threatening to detain a property is a coercion. मैंने इसका डेफिनेशन आपको लिखवा के दिया था, नहीं तो फटाफट लिख लीजिए। डैमेज टू पर्सन और प्रॉपर्टी, फटाफट लिखिए, डैमेज टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और थ्रेट टू डैमेज अ पर्सन और प्रॉपर्टी, और थ्रेट टू डैमेज अ पर्सन और प्रॉपर्टी इज अ कोercion। ठीक है, जैसे किडनैपिंग इज अ कोercion, मर्डर के थ्रेट देना इज अ कोercion। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज इमटेरियल आईपीसी और नॉट इज इन फोर्स वेयर द कोercion इज एम्प्लॉयड। आईपीसी लगा है नहीं लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां कोercion लगा है, लेकिन डैमेज टू पर्सन या प्रॉपर्टी है तो कोercion माना जाएगा। कोercion कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही करे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पर्सन अगर कोercion करता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाता है। कोercion मस्ट बी डन टू इंड्यूस अ पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपने समझो वो नहीं क्या अमिताभ बच्चन जिसका के कल्याण ज्वेलर्स के बेटे को आपने किडनैप कर लिया और आपने कल्याण ज्वेलर्स को बोला कि तेरे पास जितनी भी डायमंड ज्वेलरी है मेरे को 20 रुपए में बेच, तो उसके बेटे को किडनैप करके। अब ऐसे केस में आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मजबूर कर रहे हो बेटे को किडनैप करके, दिस इज वॉइड। थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कोercion, जैसे इंडियन पिनल कोड के अंदर इट इज कोercion फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगला है एंडियो इन्फ्लुएंस। पार्टी इज इन द डोमिनेंट पोजीशन, होना चाहिए। पार्टी यूजेस अ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पार्टी ऑब्टेन्स अ अनफेयर एडवांटेज, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर ओवर टाइम वर्किंग का डोमिनेंट पोजीशन करना, टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, स्टूडेंट को क्लास के बाहर निकालना, मुर्गा बना देना, उठक बैठक निकलवाना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर है कंसेप्ट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, टीचर स्टूडेंट, क्लियर है? सो दीज आर द रिलेशन। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रिलेशन होना जरूरी है, कोercion के लिए रिलेशन होना जरूरी नहीं है। डोमिनेंट पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसने कोई भी गलत चीज नहीं की है, वीकर पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ गलत चीजें हुई है। फिर उसके बाद में कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस का अगर आप डिफरेंस देखो तो आपको समझ में आएगा कि कई सारी चीजें इसके अंदर क्लैरिटी आएगी। गवर्निंग सेक्शन अभी अभी हमने ऊपर देखा 15 और 16, सो यहां पे कोercion का सेक्शन नंबर है 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16। मीनिंग डैमेज लिख के रखिए फटाफट, जिसके अंदर नहीं लिखा है, डैमेज टू पर्सन और प्रॉपर्टी और थ्रेट टू डैमेज, सेम चीज, थ्रेट टू डैमेज पर्सन और प्रॉपर्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, यूज डोमिनेंट पोजीशन टू टेक अनफेयर एडवांटेज, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद में इंटेंशन, कोercion के अंदर डैमेज, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये इंटेंशन होता है कोercion का। यहां ये इंटेंशन होता है अनफेयर एडवांटेज का। कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑलरेडी होता है ना बंदा। पनिशमेंट, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सिविल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस में आपको हो सकता है जेल हो, यहां आपको सिर्फ पेनल्टी वगैरह लगेगा।
पार्टीज, कोरिशन में एनी नंबर ऑफ पार्टीज, सॉरी, कोरिशन में थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, अंडर इन्फ्लुएंस में ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कोरिशन में नॉट नेसेसरी, अंडर इन्फ्लुएंस में इट इज नेसेसरी, लीगल इफेक्ट वॉइडेबल, और अगर इलीगल है तो वॉइड हो सकता है, यहां वॉइडेबल, किडनैपिंग वगैरह केस में तो इलीगल है तो वॉइड ही होगा डायरेक्टली, जैसे वॉइड होगा किडनैपिंग, वॉइडेबल फ्रॉड वगैरह के केस में, रेस्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आउट ऑफ फ्रॉड एंड एडवांटेज, यहां रेस्टिट्यूशन नहीं, यहां पेनल्टी इज रिक्वायर्ड। ये चीज को आपने याद रखना। सो ये है कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस का डिफरेंस। एक बार वापस दिखाता हूं, आपको लिखना है तो फटाफट फटाफट लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। कोरिशन में मैंने नॉर्मली वॉइडेबल और अंडर इन्फ्लुएंस में वॉइडेबल लिखा था वैष्णवी, बट कोरिशन में आप वॉइड भी लिख सकते हो अगर वो इलीगल नेचर का एक्टिविटी है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, नॉट इशू। मॉड्यूल में अगर, हाँ ये एक बहुत गलत चीज हुई है, मॉड्यूल में इंसॉल्वेंट पर्सन अगर इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिया है तो सरासर गलत दिया है। इंसॉल्वेंट पर्सन इज ऑलवेज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप इंसॉल्वेंट पर्सन को इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग करोगे तो बंदा लाइफ में कभी सॉल्वेंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा सॉल्वेंट कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा प्रॉफिट नहीं कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो सॉल्वेंट कैसे होगा। तो इंसॉल्वेंट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये बहुत बड़ा मिथ है और मॉड्यूल में इसको लॉजिकली गलत दिया है, आपने कभी इसको याद मत रखना, ठीक है। क्योंकि जब इंसॉल्वेंट पर्सन को आपने इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया तो लाइफ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो खाएगा पिएगा क्या, जिएगा क्या, मर जाएगा वो, ठीक है, उससे तो डेथ वेथ हो जाएगा बंदे का। सो इट इज नॉट राइट, ये चीज को आपने याद रखना। चलो अगले इसके ऊपर जा रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट देखेंगे, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह। इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा, अपने पास है क्या, वो है क्या है क्या है क्या है, हाँ ये देखो इधर किया है मैंने। फ्री कंसेंट में कोरिशन, डैमेज टू पर्सन और प्रॉपर्टी और थ्रेट टू डैमेज अ पर्सन और प्रॉपर्टी हो गया एंडो इन्फ्लुएंस। व्हेन सुपीरियर पर्सन कॉन्टैक्ट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इंफीरियर पर्सन तो उसे हम कहते हैं अंडो इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट ऑफिसर पब्लिक में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, टीचर स्टूडेंट से, डॉक्टर पेशेंट से, अंडो इन्फ्लुएंस। मिस्टेक, व्हेन वन पर्सन नोइंगली अननोइंगली डज अ रॉन्ग थिंग और एक्ट, इट इज कॉल्ड मिस्टेक। पार्टीज टू मिस्टेक में दो होते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल मिस्टेक, और लॉस टू मिस्टेक में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। फिर है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के दो पार्ट होते हैं, एक मिस रिप्रेजेंटेशन और दूसरा फ्रॉड। अगर आपने कोई गलत चीज दिखाई अनइंटेंशनली या गलती से दिखाई, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपने कोई गलत चीज दिखाई इंटेंशनली विथ इंटेंशन टू डिसीव, तो होता है फ्रॉड। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। ये चार्ट का चाहिए तो फोटो निकाल के रखिए फटाफट फटाफट, ये आपके बड़े काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। मैं हट जाता हूं, निकाल लीजिए। डन, ये भी खींच लीजिए। डन एवरीबॉडी, हो गया सबका डन। अब ये होने के बाद में मैं बढ़ रहा हूं अगले वाले बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर, ठीक है। जो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों प्लीज कमेंट स्टॉप कीजिए और आप सिर्फ लेक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। क्वेरी भी होगी तो जब मैं क्वेरीज देख रहा हूं उसी वक्त पोस्ट कीजिए, अदरवाइज इसका कोई एडवांटेज आपको नहीं होगा। क्लियर है, लेक्चर की तरफ ध्यान दीजिए, इट इज मच मोर इसेंशियल। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ही कमेंट्स किए जा रहे हैं, हम यहाँ मैराथन के लिए पढ़ने के लिए है, हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम कमेंट्स ही करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं फ्रॉड से। फ्रॉड कब टेस्ट किया जाएगा, जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, ये आपको पता है।
आपने कंसील करने की कोशिश की कुछ चीजों को, आपने प्रॉमिस किया ऐसा जो आपको परफॉर्म करने की ही इच्छा नहीं थी। मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तुझसे शादी करूंगा, पर आपको पता था आप शादी नहीं करने वाले, फ्रॉड है। फिर एनी अदर एक्ट फिटेड और डिसीव, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट किया किसी को डिसीव करने के लिए। एनी ओमिशन एज अ लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट, ऐसा कोई भी ओमिशन जो लॉ के हिसाब से फ्रॉड डिक्लेयर किया है, जैसे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 420 400 बीसी, ये फ्रॉड माना जाता है, तो इसको फ्रॉड ही बोला जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? व्हेन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, साइलेंस अमाउंट कब होता है फ्रॉड के लिए? हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक केस लिखा था, बिंडले, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, बट साइलेंस फ्रॉड कैसे माना जाएगा? तुम्हें पता है किसी चीज में डिफेक्ट है, वो चीज तुम किसी को सेल कर रहे हो और आपको डिफेक्ट बोलना चाहिए था पर आप डिफेक्ट नहीं बोल रहे, देन इन सच अ केस इट इज अ फ्रॉड। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, एक मस्त एग्जांपल देता हूं तो आपको शायद समझ में आएगा अच्छे से। ये इधर एग्जांपल है, समझो अंक्या ने साग्या को घोड़ा बेचा, घोड़ा, लेकिन अंक्या को पता था कि घोड़े को कोरोना हुआ है, घोड़े को कोरोना हुआ है, ये घोड़ा है, नालायक को घोड़ा है, कुछ और मत समझना, घोड़ा ही है ये, मैं बोला है घोड़ा है तो घोड़ा है। अंक्या ने सागा को घोड़ा बेचा, घोड़े को कोरोना हुआ था, लेकिन अंक्या को भी ज्ञान नहीं था कि घोड़ा को कोरोना हुआ है। अगर अंक्या को भी ज्ञान नहीं था घोड़ा को कोरोना हुआ है तो इट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, अंक्या की तरफ से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। लेकिन अंक्या को पता था, अंक्या को ज्ञान था कि घोड़े को कोरोना हुआ है, फिर भी वो उसको बेचता है, तो इट इज अ फ्रॉड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो फ्रॉड क्या है? इंटेंशनली आपने किसी को डिसीव करने की कोशिश की। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से तरीके से ध्यान में रखना कि भैया फ्रॉड क्या होता है। सो यहां पे अगर अंक्या साइलेंट बैठा, उसने कुछ नहीं बोला घोड़े को क्या हुआ है क्या नहीं, तो भी ये फ्रॉड होना चाहिए। अगर अंक्या को घोड़े के बारे में ज्ञान है, तो अंक्या को पता था उसको कोरोना हुआ है बट फिर भी उसने बेचा, दिस इज ऑल्सो फ्रॉड। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। वेयर द फिड्यूशियरी रिलेशन ट्रस्ट ऑफ द पार्टी इज साइलेंट, जहां उसको बोलने की जरूरत थी वहां वो साइलेंट बैठा है, फ्रॉड। व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस से कुछ डेरिवेशन किया जा सकता है गलत सलत, तो भी फ्रॉड है। पार्टीज डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रूथ विच डिसीव्स द अदर पार्टी, उसे भी फ्रॉड माना जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर इसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट शॉल बी इन्वॉल्व, द पार्टी thinks that he makes a representation but representation is false, misrepresentation was made innocently, मन मर्जी से नहीं किया, गलती से हो गया, other party acted knowing and unknowingly and depending on misrepresentation, तो कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोर्शन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट का सीधा कॉन्सिक्वेंस है इट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। आप इस केस में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, जो भी आपको डैमेजेस हुए हैं वो सब यहां पे देना जरूरी है। फिर आता है मिस्टेक, मिस्टेक दो पार्ट में डिवाइड होगा, मिस्टेक एज टू लॉ, मिस्टेक एज टू फैक्ट। उसमें मल्टीलैटरल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मिस्टेक है, मटेरियल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है? सो अगर कोई दो पार्टीज पूरे देश से आके महाराष्ट्र में आके गुटखा सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं कि महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, फिर भी वो गुटखा सेल का महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मटेरियल मिस्टेक एज टू फैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। लेकिन अगर इमटेरियल मिस्टेक है एज टू फैक्ट, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जैसे दो पार्टीज महाराष्ट्र में आके पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और उनको पता ही नहीं महाराष्ट्र में पार्टनरशिप के लिए टैक्स रेट कितना लगता है, तो ये मिस्टेक है बट इतनी बड़ी नहीं है, टैक्स रेट के हिसाब से लगेगा, आप पार्टनरशिप के हिसाब से काम कीजिए। क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके बाद में मिस्टेक दो टाइप में आएगी, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मतलब एक ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक में है तो वॉइडेबल, वॉइडेबल एज टू फॉल्स आइडेंटिटी, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इंड्यूसमेंट। बायलैटरल मिस्टेक है तो बोथ द पार्टीज एट द मिस्टेक इज मटेरियल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड मिस्टेक विथ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल मिस्टेक में वॉइड ही माना जाएगा अगर वो मटेरियल है तो। क्लियर है? जो मैंने ऑलरेडी यहां लिख के रखा, आप चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हो। कोई क्वेरी है तो पूछिए, सिर्फ क्वेरी पूछिए, बाकी कुछ मत कीजिए। ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। बच्चों कमेंट सेक्शन में डिस्कशन बंद करो और जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हेलो हेलो।
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कुशल। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है। अब यूनिलैटरल बायलैटरल मिस्टेक का डिफरेंस मैंने दिया था, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का भी डिफरेंस दिया था। ये दोनों जो है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखे हैं आपको, मैंने रेगुलर बैच में। अब इसके ऊपर हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बहुत डिस्कशंस हमको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम ब्रीफ में लेते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक तो मैं ब्रीफ में लूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। ओनली वन पार्टी एट मिस्टेक, bilateral mistake, both the parties at mistake, ठीक है। यूनिलैटरल बायलैटरल मिस्टेक के ऊपर सेक्शन हमने मेंशन करके रखे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 आता है आई गेस, या फिर 21-22, ठीक है। इफेक्ट यूनिलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। बायलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज इधर वॉइड और वॉइडेबल। Void contract not enforceable by law. Voidable, one party decides enforcement. Status invalid to function. This contract, voidable contract, can function depending on will of party. Will of one party. Rights, no rights. यहां aggrieved party can claim damages. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिक्वायर्ड, यहां डिपेंड ऑन एग्रीड पार्टी। रीजन इलीगल और इम्पॉसिबल, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर था, ए ने बी को घोड़ा बेचने की कोशिश की, ए ने बी को बोला मैं घोड़ा बेचूंगा, घोड़ा मर गया था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। यहां वही 5 चीजें, कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंट। इफेक्ट, नो लीगल इफेक्ट, ये कैन बी एनफोर्स्ड। डैमेजेस नॉट रिक्वायर्ड, यहां रिक्वायर्ड। क्लियर है? सो ये आपका हो गया वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। अगर चाहिए तो फटाफट लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए बच्चों। एक घंटा हो भी गया, मां कसम। बायलैटरल में वॉइड एंड वैलिड होगा, माय मिस्टेक, बराबर है। बायलैटरल में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड वैलिड, वॉइडेबल नहीं। चलो डन एवरीबॉडी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इंजूरी किसी को नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। नाउ पब्लिक पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीजें थी, आपको अगर याद होगा तो मैंने पब्लिक पॉलिसी के लिए एक अच्छा डायग्राम देके रखा था। फटाफट वो डायग्राम देते हैं तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, जैसे गुटखे का कॉन्ट्रैक्ट, मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट। परमिटेड एंड नॉट डिफिटेड बाय लॉ, ट्रैफिक लॉज के हिसाब से, इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से। फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कोercion नहीं होना चाहिए। इमोरल नहीं होना चाहिए, मतलब आईपीसी और के हिसाब से हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए।
पब्लिक पॉलिसीज में इतने आते हैं। फिर एग्रीमेंट विद अलाइन एनिमी, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है, ये आप कर नहीं सकते। एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, जैसे सेल ऑफ ड्रग्स, सुपारी मैन किडनैपिंग, ये भी वॉइड है। एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विथ नेचुरल जस्टिस, जैसे लिटिगेशन में जज जो है, केस लॉ का जज, उसको ब्राइब देना, घूस देना, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देना या फिर पॉलिटिशियंस को ब्राइब देना, ये गलत है, इंटरफेरेंस विद जस्टिस है। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग, केस फाइल ना करने के लिए किसी को पैसे देना कि भाई मेरे खिलाफ केस तू फाइल नहीं करेगा, इसके लिए तेरे को मैं पैसे दे रहा हूं, ब्राइब देना। ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस, सट्टा लगाना, सेटिंग लगाना, जैक लगाना, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ जाना। आपने कई बार सुना होगा, कोई बंदा पॉलिटिशियन बनता है तो उस पे आसपास वाले सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। कैसे, क्या सब एक साथ क्वालिफाई हो जाते हैं? नहीं। तो ये सट्टा लगा, ट्रैफिकिंग इन होता है, वो वॉइड है एक्चुअली, बट प्रूव होना चाहिए। एग्रीमेंट अपोज टू ड्यूटी, इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनकम टैक्स असेस करना चाहिए और उसे इनकम टैक्स रिकवर करना चाहिए, पर उसने इनकम टैक्स असेस नहीं किया, उसने घूस लेके इनकम टैक्स का असेसमेंट छोड़ दिया, इनकम टैक्स वसूल करना छोड़ दिया, तो ऐसे केसेस में गया। मामू, सिग्नल पे जो मामू खड़ा रहता है उसने आपसे पेनल्टी लेनी चाहिए, पर वो 100 की पत्ती जेब में डाल के आपको बोलता है जल्दी निकल यहां से, फुट यहां से, है ना। उसके बाद में एग्रीमेंट अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी, किडनैपिंग, हैरासमेंट, ये पब्लिक पॉलिसी के अपोज वाले ऑफेंस है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सल्लू ने अभिषेक को 100 करोड़ रुपए दिए, बोले ऐश से शादी मत करना, अभिषेक ने 100 करोड़ भी ले लिया और ऐश से शादी भी कर ली, सल्लू कुछ कर सकता है? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, आर एक एजेंट था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्सन से कि मैं अमीर घर की लड़की तुमको पटा के दूंगा शादी के लिए, पर जितना अमीर घर उसका 10% मेरे को मिलना चाहिए, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट गलत है, नहीं करना चाहिए। एग्रीमेंट्स अगेंस्ट मैरिटल ड्यूटीज, सल्लू ने अभिषेक को बोला 200 करोड़ रुपए दूंगा, अभिषेक की ऐश्वर्या से शादी हुई थी, सल्लू ने अभिषेक को बोला कि तू उसके साथ रहना छोड़ दे, तू उसका ख्याल रखना छोड़ दे। अभिषेक ने 200 करोड़ रुपए भी लिए और ऐश्वर्या का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड था। एग्रीमेंट टू डिफेंड क्रेडिटर्स एंड रेवेन्यू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स रेवेन्यू अथॉरिटी, टैक्स को छुपाना, टैक्स की चोरी करना, कैश में पैसा मेंटेन करना, यह भी गलत है। या फिर हवाला ट्रांजैक्शन करना, हवाला सुना है आपने, लोग कैश ट्रांसफर करते हैं ना इधर उधर, ये सीए इंटर में आएगा आपको हवाला मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड के खिलाफ एग्रीमेंट करना, जो मैंने एग्जांपल बोला था ना, टीसीएस ने नॉर्थ इंडिया मिडिल इंडिया लिया, इन्फोसिस ने साउथ इंडिया मिडिल इंडिया लिया और सब अपने अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस कर रहे हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कंपटीशन नहीं कर रहे, मार्केट डिवाइड करके काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। अनसर्टन एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट, ऑयल वाला एग्जांपल, अंक्या ने साग्या को ऑयल बेचा, कौन सा ऑयल कितने रुपए का, काय के लिए यूज करना है, कहां लगाना है, कुछ भी नहीं बोला, गलत है। विजनिंग एग्रीमेंट, सट्टा, आईपीएल चल रहा है ना अभी, आप में से कुछ लोग होंगे 10 का 50 करने वाले, वो भी गलत है। तो ये पूरे पब्लिक एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है जो सबके सब गलत है। इनको एक बार देख लीजिए, चाहिए तो फोटो खींच लीजिए, फटाफट गो फॉर इट। बहुत बढ़िया, 450 लोग लगे हुए हैं, लगे रहिए ताकत से, फोटो खींच लीजिए। चलो डन एवरीबॉडी, फोटो खींच लिया सबने, खींच लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया आपके एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। चैम्परिटी मेंटेनेंस में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू वाला केस, कि भैया 100 एकड़ की लैंड का केस था, 10 एकड़ ले ले, केस जितवा दे, गलत है चैम्परिटी और मेंटेनेंस। पार्टी विल अनलॉफुल एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। वॉइड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये मैंने आपको समझाया था। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एक्चुअली क्या होता है गुल्ले को क्या हो गया? चलो आइए, एक मिनट रुकना।
बहुत दिनों बाद लेक्चर ले रहा हूँ तो गला थोड़ा सा। 1 मिनट का ब्रेक, जस्ट वेट। पानी लेके आता हूँ गर्म। अच्छा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। किसी ने तो भी क्वेरी पूछा है कि व्हाट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब प्रोसिक्यूशन जो चल रही है, लिटिगेशन जो चल रहे हैं, आप उसको ठीक से चलने नहीं दे रहे। आप ना सबूत आने दे रहे हो, ना गवाहों को आने दे रहे हो, या गवाहों को आप ब्राइब खिला के भगा दे रहे हो, या उनको डरा के भगा दे रहे हो। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि गवाह जो होते हैं, विटनेस, उनको पैसे देके भगाते हैं, डरा के भगाते हैं, कोर्ट में आने ही नहीं देते, बीच में ही मार डालते हैं। दैट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मतलब प्रोसिक्यूशन चल रहा है, आप उसके साथ स्टिफलिंग कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो जो नहीं होने चाहिए। क्लियर है? ये चीज को याद रखना। Void agreement, that is agreement in restraint of trade. An agreement is in restraint of trade or void agreement. ठीक है? restraint of trade मतलब जोग्राफिकली मार्केट डिवाइड करना, प्रोडक्ट वाइज मार्केट डिवाइड करना, कंज्यूमर वाइज मार्केट डिवाइड करना, जो एक्चुअली गलत बात है, जो आपने नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे आपको ही डैमेज हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? जैसे हाँ, लेकिन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है अगर वो सेल ऑफ गुडविल है तो। जैसे विजय माल्या ने किंगफिशर का गुडविल मेरे को बेच दिया। अब विजय माल्या किंगफिशर नाम से पहले एरोप्लेन चलाता था और साथ में बियर बनाता था। मैंने किंगफिशर के नाम से दवाई बनाना शुरू कर दी, ठीक है, बच्चों का ग्राइप वाटर, ठीक है, मैं बोला बच्चे भी किंगफिशर वाटर पिएंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में सेलर अगर सिमिलर बिजनेस कैरी कर रहा है जिसने मैंने गुडविल परचेस की, तो मैं किंगफिशर का गुडविल यूज कर सकता हूं और मैं विजय माल्या को किंगफिशर ब्रांड नेम यूज करने से मना कर सकता हूं। क्लियर है? क्योंकि उसने मुझे गुडविल बेचा है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर, आप एग्जिस्टिंग पार्टनर को पार्टनरशिप का एग्जिस्टिंग बिजनेस करने से मना कर सकते हो। जैसे मैं और आप पार्टनरशिप में हैं, हम दोनों ने मिलकर अमूल जैसी मिल्क प्रोडक्ट कंपनी बनाई। आप ये पार्टनरशिप छोड़ के बाहर जाके भी मिल्क प्रोडक्शन का बिजनेस करना चाहते हो, नहीं चलेगा। सिमिलर बिजनेस आप नहीं कर सकते। क्लियर है? रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर आप लोकल लिमिट्स में स्पेसिफाइड पीरियड तक के रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि तुम सेम बिजनेस स्पेसिफाइड पीरियड तक नहीं कर पाओगे।
रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ गुडविल बाय फर्म, गुडविल अगर सेल होता है फर्म का तो उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर सेम बिजनेस नहीं कर सकते अदर देन अ पर्सन जिसको गुडविल बेचा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये हमारा ऑलरेडी हुआ है। वेजरिंग एग्रीमेंट भी हमारा ऑलरेडी हुआ है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। लॉटरी, ये तो आपको पता ही होगा लॉटरी क्या होता है, खेली तो होगी जिंदगी के अंदर। और एक बार इसने याद रखना, लॉटरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट चलाता है, बिकॉज लॉटरी का जितना भी रेवेन्यू और टैक्सेस होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, क्लियर है। लॉटरी इज ऑल्सो वेजनिंग एग्रीमेंट। हाँ, स्टॉक मार्केट के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना, इसको नॉर्मली वेजिंग एग्रीमेंट नहीं बोला जाता क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड होता है, चार्ट बेस्ड होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्लियर है। इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट ये पढ़ना जरूरी है। वेजरिंग एग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड इन इंडिया, इंडिया में सभी वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है। इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल, महाराष्ट्र और गुजरात में उसको इलीगल बोला जाता है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ द मनी डिपॉजिटेड विथ अ पर्सन कॉल्ड स्टेक होल्डर टू बी पेड टू बी पार्टी विनिंग और अपॉन अ वेजर कैनॉट बी रिकवर्ड बाय विनर. On the other hand, the loser can recover his deposit from the stakeholder, but where the stakeholder pays the money to the winner, the loser cannot recover it from him. तो बेसिकली अगर आप वेजरिंग एग्रीमेंट करते हो और आप पैसे देते हो तो कोई भी पर्सन इसमें से खुद के पैसे रिकवर नहीं कर सकता अगर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो. कोलैटरल ट्रांजैक्शन, सिंस वेजरिंग एग्रीमेंट आर void, ट्रांजैक्शन विच आर एसोसिएटेड विद वेजरिंग एग्रीमेंट आर void. अगर वो सेपरेट किए जा सकते हैं तो नॉन अफेक्टेड रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे और उन ट्रांजैक्शंस को आप कंटिन्यू कर सकते हो. अगला कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, अब यहां से कॉन्टिंजेंट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है. व्हाट इज कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सब जागे हैं? नहीं जागे हैं? 450 लोग हैं. ब्रीच जो है उसका हम सेपरेट लेक्चर ही लेंगे. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर परफॉर्मेंस और ब्रीच के बीच में आप लेक्चर लोगे क्या? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम सेपरेट लेक्चर लेंगे बिकॉज वैसा ही उसका कंटेंट बाकी है. क्लियर है? सो डोंट वरी. अभी मैं जा रहा हूं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम कोलैटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन. जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इंश्योरेंस, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे आपने आपके बाइक का इंश्योरेंस निकाला और आगे जाके आपने आपकी बाइक एक्सीडेंट में ठोक दी तो आपको कंपेंसेशन मिलेगा. मतलब गाड़ी ठोकना ना या ना ठोकना, इसके ऊपर आपका कंपेंसेशन डिपेंड है. तो इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है कंसेप्ट? अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स देखते हैं. बड़े काम के रूल्स है सबके सब, आ जाइए. पहला, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट. कोई इवेंट होने के ऊपर हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी. मतलब सी ने अगर ए को लीगल हेयर बना दिया तो ए बी का हॉर्स परचेस करेगा. इसमें कॉन्टिंजेंसी क्या है? सी ने ए को लीगल हेयर बनाना. ठीक है. अब सी मर गया और ऐसे केस में उसको ए को अगर लीगल हेयर बनाया तो बी का हॉर्स परचेस कर सकता है. क्लियर है? A makes a contract with B to sell a horse to B at a specified price if C, to whom the horse has been offered, refuse to buy him. मैंने घोड़ा C को बेचने के लिए बोला और आप भी मेरे पास आए, आपने बोला सर मेरे को भी घोड़ा चाहिए. मैं बोला अगर C ने मना किया तो तुमको जरूर बेचूंगा. तो C ने मना करना या हाँ बोलना, इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे B a sum of money when B marries C, C dies without marrying to B, the contract become void. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को कि मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा अगर तू सी से शादी करेगा. सी मर गया, शादी का सवाल ही पैदा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया. क्लियर है? सो दिस इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. दूसरा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर. ठीक है, कि इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है. मैंने इसका कुछ डायग्राम ड्रॉ करके रखा था क्या? मेरे को क्यों याद आ रहा है ऐसा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए. नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट. ठीक है, जैसे मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया कि भाई मैंने चाइना से, वैसे चाइना से कुछ मंगाना नहीं चाहिए, अभी चाइना बहुत कुछ भेज रहा है, कोरोना भी भेज रहा है, तो मैंने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया. मैंने चाइना से सेलफोन मंगवाए हैं. चाइना का सेलफोन पता है ना, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक. शाओमी चाइना का ही प्रोडक्ट है, बड़े सस्ते सेलफोन आते हैं उसके. तो मैं चाइना से शाओमी के सेलफोन मंगवाए. मैंने आप मेरे को बोले सर हमसे खरीदो. मैंने बोला अगर चाइना से मेरी शिप आ रही है, वो शिप अगर 10 तारीख तक नहीं आई ना तो मैं आपसे खरीद लूंगा.
10 तारीख तक नहीं आई तो नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है। 10 तारीख तक नहीं आई, मैं तुमसे सेलफोन खरीद लूंगा, शिप बीच समंदर में डूब गई, शिप नहीं आने वाली, तो आपके साथ वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरा इन्फोर्स होगा। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न, द शिप संक, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन शिप सिंक्स। ठीक है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट ही इंपॉसिबल हो गया। बहुत भारी एग्जांपल है, ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी। ए ने बी को पैसा देने की कोशिश की, अगर बी सी से शादी करता है, सी मैरिज डी, सी डी के साथ भाग गया, ठीक है, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड एज इंपॉसिबल। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, तुमको याद भी रहेगा, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, विवेक ने सल्लू को 2 करोड़ रुपए देने की बात की। विवेक ने सल्लू को 2 करोड़ की बात देने की बात की। अगर सल्लू मैरीज ऐश, ऐश पता है ना, ऐश, विवेक ने सल्लू को 2 करोड़ देने की बात की। इफ सल्लू मैरिज ऐश, नाउ ऐश रैन अवे, ऐश भाग गई। किसके साथ भाग गई बताओ, ऐश किसके साथ भाग गई? ऐश तो हमेशा अभी की है, अभी की ही ऐश हो सकती है, बाकी किसी की ऐश नहीं है। अब अगर ऐश अभी के साथ भाग गई तो 2 करोड़ सल्लू को देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? फिर ये होने के बाद एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अगर आपने एग्रीमेंट बनाया तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ए एग्रीज टू पे बी 1000 इफ 2 स्ट्रेट लाइन इनक्लोज द स्पेस, वॉइड एग्रीमेंट है। ए एग्रीज टू पे बी रुपीज 1000, ठीक है, इफ बी मैरीज एज डॉटर सी, सी डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। तो इन्हें आप कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। कंसेप्ट समझ में आया? एक बार कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिवाइज कर लो, पूरा याद कर लो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 1 मिनट के अंदर। गो फॉर इट फास्ट। हाँ, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस है तुषार, कॉन्टिंजेंट का लास्ट पॉइंट, डोंट वरी। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका। फिर उसके बाद में हम जा रहे हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद आया? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पर जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया डिपेंडिंग ऑन 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद आया? देखिए फीचर्स, मैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक आधा बंदा उठाते हैं अपन कमेंट सेक्शन से जिसके लिए अपन एग्जांपल बना सकते हैं। जितेंद्र, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जितेंद्र ने बोला डेफिनेशन में, जितने का एग्जांपल लेंगे तो जीतू, जीतू ये शीए बन गया, शीएस बन गया, एट द सेम टाइम शीए में भी बन गया, अच्छा खासा ऑडिटर बन गया, और इसने बिग 4 कंपनी के साथ, बिग 4 पता है, EY, PwC, ठीक है, KPMG, ऐसे कंपनी के साथ में जीता ने खुद की कंपनी बनाई JPMG, जीतू PMG। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये ऑडिटर बना और जीतू ये ऑडिट करने चला गया हार्ले डेविडसन कंपनी का। हार्ले डेविडसन पता है ना, वो बाइक डिग 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 डिग, महंगी बाइक है, अभी इंडिया में प्रोडक्शन बंद हो गया इसका, लेनी है तो भी नहीं ले सकते, सर्विसिंग में बहुत तकलीफ है। सो जीतू हार्ले डेविडसन बाइक के ऑडिट के लिए गया, उसने हार्ले डेविडसन का पूरा ऑडिट किया, पूरा ऑडिट करवा लिया। जब हार्ले डेविडसन ने जीतू को बोला कि हम तुमको कितना फीस दे, जीतू ने बोले मेरे को फीस नहीं चाहिए, मेरे बेटे को, जीतू का बेटा था सन, छोटा जीतू, छोटा जीतू जिसका नाम अपन लिखते हैं चिट्टू, सन था चिट्टू, जीतू का सन चिट्टू, बोले मेरे बेटे को एक हार्ले डेविडसन बाइक गिफ्ट कर दो। तो यहां बाइक, बाइक ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, आपको मेरी ड्राइंग मालूम है, एकदम तूफान, ठीक है, और यहां जीतू का सन बैठा है,
ड्रूम ड्रूम दिख रही है बाइक, और ये गर्लफ्रेंड चिट्टू की, ठीक है। सो बाइक गिफ्ट कर दो। अब एक बात आपने याद रखना, देयर इज अ फर्स्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज सेकंड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये वाला था ऑडिट का, और दूसरा फीस पे का। तो ये ऑडिट का और फीस पे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और यहां सन को जीतू ने प्रॉमिस करके रखा है तेरे को हार्ली डेविडसन बाइक दूंगा तो अगर सीए फाउंडेशन पास होगा तो ऐसे सिचुएशन में जब हार्ली डेविडसन ये चिंटू को गिफ्ट मिलेगी, दिस इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट एग्रीड वन। ये एवी बन गया फादर सन के रिलेशन के एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। मैं कलर चेंज करता हूं, फादर ने जो सन को प्रॉमिस किया था वो एक रिलेशन, और दूसरा फादर ने जो ऑडिट किया है हार्ली डेविडसन का उस रिलेशन है। ये दो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ विच इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट विच बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सो आई गेस आपको समझ में आएगा। जीतू समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया, ठीक है, शानदार। जीतू चूक भूल माफ, सिर्फ एग्जांपल लिया अपन ने, हाँ। और बेटा हो आपको बहुत खुशनसीब हो, आपके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, यही मेरी दुआ है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। अ फीचर, सच अ राइट इज ऑलवेज राइट मनी, जनरली लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। इट डज नॉट अराइजेस फ्रॉम द एग्रीमेंट टू पार्टीज कंसर्न बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। ये कभी भी एग्रीमेंट नहीं रहता पर लॉ के हिसाब से बन जाता है। इट इज अ राइज अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, सो लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं आपके डे टू डे लाइफ का। आप तीन फ्रेंड हो, समझो फरहान, 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 फिर ऋतिक, मैं आ रहा हूं जादू, मैं आ रहा हूं ऋतिक है, और फिर अभय देवल। अभय देवल की एक्टिंग नहीं आती मुझे, ठीक है। फरहान ने ऋतिक को पैसे दिए, समझो रुपए 10 रुपए दिए। अभय ने फरहान को 5 रुपए दिए लेंडिंग। अब जब फरहान को अभय को वापस देने की बारी आई, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट 1, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट 2। जब फरहान को अभय को वापस देने की बारी आई तो फरहान ने ऋतिक को बोला, देखो फरहान ने ऋतिक को क्या बोला, तू 5 रुपए दे दे, ठीक है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, और बचे हुए 5 रुपए मुझे वापस कर। हमें इससे कोई लेन देन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं पिक्चर में नहीं था। ये क्यों बना? बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है सब? टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आपने माइनर को नेसेसिटी सप्लाई किए, इट इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, तुम उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, उससे काम करवा के नहीं। राइट टू रिकवर अ मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, आपने समझो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लास में। एक ऐसा केस हुआ था कि मैं रास्ते से एक दिन जा रहा था, मेरा पुराना घर था इधर हड़पसर साइड पूना में, उस साइड जा रहा था, मेरे पास पल्सर 180 सीसी थी, मैं गाड़ी भगाते 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 जा रहा था, और मेरे सामने एक और पल्सर वाले का एक्सीडेंट हो गया। मैंने उसको उठाया, लोग गाड़ी रोकने के लिए रेडी नहीं थे, मेरे पास उस वक्त कार नहीं थी। मेरे को उस वक्त बहुत दुख हुआ कि मेरे पास कार नहीं है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं उठा के उसको खुद ही के कार में डाल के लेके जाता था, पर मेरे पास कार नहीं थी, बाइक पे लेने जाना पॉसिबल नहीं था। उसको अटैक आया था मिर्गी टाइप्स, वो कांप रहा था, सिर को मार लगी थी। तो उस केस में फिर मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लोग बोले सामान है, कुछ लोग लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि लोग इन झंझटों में फंसना नहीं चाहते। पर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने याद रखना, ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुआ तो हेल्प करना, और ऐसे केस में पुलिस आपको कोई तकलीफ नहीं देगी। मेरे साथ भी सेम हुआ। मैंने फिर एंड में एक सरदार जी ने गाड़ी रुकवाई, आई गेस उनकी स्कॉर्पियो थी या क्या थी, फिर उसके अंदर हमने उस बंदे को चढ़ाया और फिर उधर जहांगीर हॉस्पिटल लेके गया, एडमिट किया। उस दिन उसके ट्रीटमेंट के लिए खर्चा आया, मैंने वो खर्चा दिया, वॉट एवर मे बी अमाउंट, डजंट मैटर, मैंने खर्चा दिया। उसके बाद में पुलिस का मेरे को फोन आया, सर आपने बोले बहुत अच्छा काम किया है, आपने जो हेल्प किया हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगा, हाँ अगर बंदे का कुछ बात का रेमिटेंस वगैरह होगा तो हम आपको दे देंगे। फिर वो बंदे का मुझे कॉल आया, उसने मेरा पैसा वापस किया। देयर इज राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, ये मैंने दूसरे पर्सन के लिए ऑब्लिगेशन के लिए पैसा पे किया है, सो मैं रिकवर कर सकता हूं। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ ग्रेचुटियस एक्ट, ठीक है। नॉन ग्रेचुटियस एक्ट का अगर कोई बेनिफिट ले रहा है तो ऐसे केसेस में हम उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। जैसे आपका कोई गुड्स लूज हो गया, किसी ने उसको यूज कर लिया, तो आप उससे रेंटल इनकम मांग सकते हो। ये थोड़ा फाइंडर ऑफ गुड्स से रिलेटेड ही जाता है ना। व्हाट इज अ फाइंडर ऑफ गुड, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास के अंदर बोला था फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, फाइंडर ऑफ गुड्स दो पार्ट में डिवाइड होगा, फाइंडर ऑफ पेरिशेबल गुड्स और फाइंडर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब कि उसको आपका पेरिशेबल, समझो आप एक दिन पिज्जा लेके जा रहे थे, पिज्जा पता है सबको, पिज्जा डोमिनोज वाला चीज बस्ट पिज्जा विद ड्रिपिंग चीज,
उसमें भी तंदूरी पनीर चीज बस्ट पिज्जा, वो भी इंडियन फ्लेवर वाला, उसके अंदर ड्रिपिंग चीज चीज ऐसे गिरा। अभी कोरोना चल रहा है ना, आप खा नहीं पा रहे होंगे, तो मैं कैसे थोड़ा आपको इमेजिन करवा दूं कि आप ऐसे पिज्जा लेके जा रहे थे बॉक्स में, चीज बस ड्रिपिंग चीज वाला पिज्जा, उसके ऊपर ऐसे चिली फ्लेक्स ऐसे ओरेगानो, उसका कैसे स्प्रिंकल एकदम चीज ऐसे टपक रहा है, ऐसा खतरनाक पिज्जा, थोड़ा टोमेटो, थोड़ा सा ओनियन, थोड़ा कैप्सिकम, ऐसे टॉपिंग्स उसके ऊपर खतरनाक वाले, मजा आ रहा होगा ना, मुंह में पानी आ रहा होगा, शानदार। उसके एक चोको लावा केक, छोटा सा चोको लावा केक, ऐसे उसके अंदर चम्मच डालो तो ऐसे चॉकलेट का लावा बाहर आ जाए, साथ में गार्लिक ब्रेड विद चीज डीप, कि गार्लिक ब्रेड उसके ऊपर डुबो डुबो के खाए, हाँ ना, जैसे ना। फिर थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, भाई प्यास प्यास लगी तो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स बता रहा हूं मैं, सिर्फ पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, ऐसे खाने को नहीं मिलेगा बट पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। तो अगर पेरिशेबल गुड्स आपसे गुम गए, ठीक है, फाइंडर ऑफ पेरिशेबल गुड्स है या फाइंडर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, आईफोन वगैरह का फाइंडर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। सो पेरिशेबल गुड्स में बंदे को अगर गुड्स मिले तो उसने विद इन स्पेसिफिक समय वापस कर देने चाहिए, लेकिन अगर वो वापस करते करते पेरिश भी हो सकते हैं, तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास एक ऑप्शन है कि वो उन गुड्स को सेल भी कर सकता है, उन गुड्स को क्या कर सकता है, सेल। देखो कितने खुश हो गए सब लोग कमेंट्स में, देखिए कितना प्यार उमड़ रहा है सबका, कितना प्यार उमड़ रहा है, ऐसे डिशेस का नाम सुन के सब प्यार उमड़ रहा है। इसके साथ और 2-3 डिशेस बोलूं, पानी पूरी, पानी पूरी, लड़कियों के लिए खास पानी पूरी, ऐसे गोल गोल बड़ी बड़ी पूरी, वाह वाह, उसमें थोड़ा सा ऐसा आलू, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा रगड़ा, ऐसा थोड़ा सा गरम गरम रगड़ा, फिर उसमें खट्टा मीठा पानी, फिर उसका खटाई, वाह, थोड़ी सी सेव, और वो पानी पूरी ऐसे मुंह में, वाह, मजा आ जाए जिंदगी के अंदर है। मैं खुश हो जाओगे तुम, कमेंट में बताना तुमको कैसा लगा पानी पूरी का स्वाद, ठीक है, लेट्स गो। पानी पूरी नहीं बेच रहा अपन, टाइम पास मत करो, आ जाओ। सो अगर पेरिशेबल गुड्स मिले तो इमीडिएटली उसको वापस करे, या तो फिर उसको सेल आउट करे, और सेल आउट करने के बाद खुद का एक्सपेंडिचर निकाल के वो उन चीजों को रिटर्न कर सकता है, उस पैसे को रिटर्न कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। दूसरा फाइंडर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स उसको मिले तो रिटर्न करेगा, ओरिजिनल ओनर को फाइंड करने की कोशिश करेगा। अगर फाइंडिंग का एक्सपेंडिचर या मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर 2/3 वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो गुड्स 2/3 वैल्यू से कम होता है तो गुड्स सेल नहीं कर सकता, वो खुद का एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर पाएगा जब तक वो रिटर्न नहीं करता गुड्स। 2/3 से एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गुड्स से ज्यादा, तो ऐसे केस में वो खुद गुड्स सेल कर सकता है, एक्सपेंडिचर डिडक्ट करके बचा हुआ अमाउंट ओरिजिनल ओनर को दे सकता है। ये चार्ट बड़ा काम का है, मैं चाहूंगा आप इसको एक बार रीड कीजिए, ये इसका फोटो खींच लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। लगे भूख लग गई नालायक लोगों को, हैं इधर कुछ खत्म नहीं हुआ लेक्चर, लगे भूख लग रही है तुमको नालायक लोग। 2 डिशेस के नाम क्या ले लिए, सिर्फ एक पिज्जा, सिर्फ चीज बस पिज्जा, सिर्फ चीज बस ड्रिपिंग चीज वाला, और सिर्फ पानी पूरी से भूख लग गई। अभी तक तो कितनी चीजें बाकी है जिसके नाम मैंने नहीं लिए, लू समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, मिसळ, इंदौर में तो इंदौर इज अ फूड कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या डिशेस मिलती है वहां पे, मां कसम। छोले भटूरे, ऐसे गर्मा गर्म भटूरे, उसमें अंदर मसालेदार, वाह। तुम बोलो तो मैं और डिशेस बोल सकता हूं तुमको, तुम टेंशन मत लो, हमारे ऐसे वर्चुअली खाएंगे, टेंशन मत लो, लेट्स गो। चलो अगले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है आपके बिहाफ पे, प्रॉमिस और खुद परफॉर्म कर सकता है, या उसका एजेंट कर सकता है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, या कोई भी थर्ड पर्सन कर सकता है जिसके ऊपर लाइबिलिटी है इन्फोर्समेंट का, तो ज्वाइंट प्रॉमिस और भी उसको परफॉर्म कर सकता है। ज्वाइंट प्रॉमिस और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि ज्वाइंट प्रॉमिस और परफॉर्म करे तो क्या होता है। सेम एग्जांपल, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, फरहान की बात कर रहा हूं मैं, ऋतिक और अभय, इन्होंने तीनों ने एक कार रेंट पे ली, फरहान, ऋतिक और अभय ने एक कार रेंट पे ली। फरहान, ऐसी आवाज आती है ना फरहान की, कार रेंट पे ली, 60,000 रुपीज वो कार का रेंट था, है। और अगर ऐसा हुआ 60,000 रेंट है, फरहान 20,000 देगा, ऋतिक 20,000 देगा, अभय 20,000 देगा।
आवाज समझ में आ रही है? मैं आ रहा हूं जादू, मैं आ रहा हूं। और फिर ऋतिक रोशन ने मैं आ रहा हूं जादू। ओके, केस पे आते हैं। अगर ऐसा हुआ कि कार का पूरा रेंट 60,000 फरहान ने पे किया, तो केस 1 में वो ऋतिक से भी रिकवर कर सकता है और अभय से भी रिकवर कर सकता है। समझो फरहान ने 25,000 पे किया केस 2 में, और ऋतिक ने 25,000 पे किया, और अभय इंसॉल्वेंट हो गया, तो 10,000 ही देगा, बचा हुआ 25-25 ऋतिक और फरहान दे देंगे। केस 3 में अगर फरहान मर गया, निपट गया, ये देखो निपट गया, तो 20,000, सॉरी ऋतिक निपट गया तो 20,000 आप फरहान से लोगे, 20,000 अभय से लोगे, और ऋतिक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जादू से आप और 20,000 लोगे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंसॉल्वेंट हो गया और वो सिर्फ 5,000 दे सकता है, तो 5,000 लोगे, 27,500, 27,500 ये फरहान और अभय देंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया था, जिसको ये समझना है वो ओरिजिनल लेक्चर देखे, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। जिसको चाहिए वो डायग्राम क्लिक कर ले, अभी समझ में आ गया तो गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, फोटो खींच लिया। सो यहां पे कंप्लीट होता है आपका जॉइंट प्रॉमिस वाला सिचुएशन कि जॉइंट प्रोमिस में क्या होता है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। ये तो सीधी बात है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेट अवे दिमाग में फिट कर लो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एज पर एग्रीमेंट आपको टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस करना है, एंड एट द प्लेस जहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वहां पे परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम देता हूं, वो आप ड्रॉ कर लीजिए तो आपके काम में आएगा। एक मिनट, ऐसा ऐसा ही करते हैं। अच्छा डायग्राम देता हूं एक, मतलब कैसा तुमको लिखने में काम में आएगा। बहुत अच्छा डायग्राम आया दिमाग में, बहुत अच्छा, ऐसे ऊपर से आया, इमीडिएटली देता हूं, मैं सिर्फ माध्यम हूं। ओके, अगर एग्रीमेंट में देखो, सिंपल बॉक्स टाइप डायग्राम बनाया मैंने, इसे नॉर्मली मैं मैट्रिक्स डायग्राम कहता हूं। फाइनल इंटर लेवल पे जब बनाता हूं तो काफी अच्छे समझ में आता है। सिंपल एग्रीमेंट में टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बोला है, तो सिंपल सी बात है, एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जो बोला उसके हिसाब से टाइम एंड प्लेस बोला है, तो एज पर एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है तो विद इन रीजनेबल टाइम एंड प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सिंपल छोटा सा डायग्राम है, कैसा लगा मेरे को बताना, पर क्लैरिटी काफी अच्छी आएगी। एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट में लिखा है तो रीजनेबल टाइम में, और जहां कॉन्ट्रैक्ट किया वो प्लेस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए। लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, लेट्स गो नेक्स्ट। फोटो खींच लिया होगा, अब मैं बढ़ता हूं आगे। नॉर्मली आपने कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी अदरवाइज। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये तो नेसेसरी है, और रेसिप्रोकल प्रॉमिस लीगल है तो लीगली परफॉर्म करना चाहिए। अगर उसमें इलीगल पार्ट है तो वो छोड़ के बचा हुआ प्रॉमिस आपने परफॉर्म करना चाहिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सो व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट? तो सक्सेशन का मतलब होता है जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से होता है, जब एक आदमी डिसीज हो जाता है और वो किसी को कुछ ट्रांसफर करता है, उसे कहते हैं सक्सेशन। और असाइनमेंट मतलब एक जिंदा आदमी जब किसी जिंदा आदमी को कुछ देता है, लिविंग पर्सन किसी जिंदा लिविंग पर्सन को कुछ देता है, उसे हम कहते हैं असाइनमेंट। सक्सेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेड और लिविंग, नॉर्मली डेड पर्सन लिविंग पर्सन को देता है। असाइनमेंट ये नॉर्मली लिविंग पर्सन ही लिविंग पर्सन के साथ करता है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, इसके अंदर बोला है व्हेन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड
प्रोमिसोर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो प्रोमिसोर ने उसको परफॉर्म नहीं करना है। सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टन कंडीशन विच आर एज फॉलोज। ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम प्लेस वगैरह प्रॉपरली असाइन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, उसके हिसाब से विलिंगनेस टू परफॉर्म होना चाहिए। एंड ऑफर डिलीवर एनीथिंग टू प्रोमिसोर और प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ चेकिंग इट। आपने कुछ डिलीवर किया है प्रोमिसी को तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो उसको प्रॉपरली चेक करके एक्सेप्ट कर पाए। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसोर, ये ऑलरेडी हो गया। मैं फरहान अख्तर और ऋतिक के केस में इस चीज को ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। सेम चीजें यहां पे देखे रखी हैं। प्रोमिसी में कंपेल वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिसोर टू परफॉर्म द प्रॉमिस। व्हेन वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसोर मेड अ परफॉर्मेंस ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट ही कैन कॉल द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर। जैसे फरहान ने पे किया था तो बाकी दोनों से उसने रिकवर किया। इफ एनी जॉइंट प्रोमिसोर मेक्स अ डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन, रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसोर विल बेयर द शेयर जो उसके इंसॉल्वेंसी की वजह से अराइज हुआ। फिर उन्होंने वो रूल वगैरह मेंशन किया है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है एग्जांपल के तौर पे। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, हां ये एक खास बात है, आ जाइए। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, इसके लिए मैं एक सिंपल छोटा सा डायग्राम देता हूं समझने के हिसाब से, आ जाइए। गो फॉर इट फास्ट। अबे कहां, होल्ड। सब जन थक गए लगता, क्राउड नीचे धीरे धीरे कम हो रहा है, सब थक गए। हाउ इज द जोश, बताओ हाउ इज द जोश। ऐसे गिरे पड़े हैं सबके सब यहां पे, मां कसम मजा आ गया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाउ इज द जोश, बताओ मेरे को जरा। ठीक है, लेट्स गो। यहां मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स कर रहा हूं, ठीक है। समझो तुमने वी स्मार्ट एकेडमी में एडमिशन लिया, ठीक है, फाउंडेशन के लिए। मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो फाउंडेशन के लिए तुमने वी स्मार्ट एकेडमी में, हाय सर, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। जितने लोग भी हाय सर बोल रहे हैं, वाह 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 वाह, जबरदस्त, शानदार। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते आ रहा है अपना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी स्मार्ट में आपने फाउंडेशन के लिए एडमिशन लिया। आपके सब्जेक्ट है अकाउंट्स, फिर है आपका क्यूएम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, जिसको हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसको मैं क्यूएम कहता हूं पर्सनली। फिर है आपका लॉ, बीसीआर है, बीसीके है। फिर इकोनॉमिक्स, बीसीके, जो भी है, लेट्स टेक इट डिफरेंटली ओनली, ठीक है। इकोनॉमिक्स, फिर बीसीआर, बीसीके। अब हमने हर एक सब्जेक्ट की फीस रखी 1 करोड़ रुपए पर सब्जेक्ट, 1 करोड़ रुपीस, ज्यादा नहीं, छोटी सी, आपके लिए चिल्लर बात है, इन्वेस्टमेंट है, आप सीए बनने वाले हो, ठीक है। तो हमने फीस रखी 1 करोड़ रुपए हर एक सब्जेक्ट की। अब 1 करोड़ आपके लिए वैसे चिल्लर बात थी, पर आप बोले सर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। मैंने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ की बात है। कितने देने, कितने, 1 2 3 4 5 6 करोड़ देने, उससे ज्यादा कहां देने हैं, बस इतना सही पैसा, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सो आपने बोला 6 करोड़ रुपए देने हैं। अब आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया 4 करोड़ का। मैंने पूछा 4 करोड़ दिया, सबके खिलाफ लगा दो। आपने बोला नहीं सर, आप 4 करोड़ लगाओ जय सर के लिए, नहीं सॉरी, अकाउंट्स के लिए लगाओ। जय सर तो इंटर में पढ़ाते, रौनक सर के लिए लगाओ, क्योंकि रौनक सर बहुत भारी पढ़ा रहे सर, आप उनके लिए लगाओ 4 करोड़। बोला ठीक है, पूरे 4 लगा दो। आप बोले नहीं सर, 4 में से आप 3 करोड़ लगाओ रौनक सर के लिए। फिर सर बोले आप लगाओ करण सर के लिए 1 करोड़। मैं बोला बहुत बढ़िया। मैं बोला लॉ के लिए मेरे लिए, बोले सर बाबा जी का ठुल्लू लगाओ, तुमको पढ़ाते ही नहीं आता। मैं बोला हद होगी जिंदगी के अंदर ना, बोले सर तुमको बाबा जी का ठुल्लू कुछ पढ़ाते नहीं आता। बोला ठीक है भाई। सो 3 करोड़ हमने लगाया अकाउंट्स के लिए, 1 करोड़ लगाया क्यूएम के लिए। आपने दूसरा इंस्टॉलमेंट लाया। अब वैसे तो 1-1 करोड़ ही फीस है, तो समझो थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो गया, जोश में आ गया मैं, थोड़ा सा कम करते। आपने 1 ही करोड़ दिया, 1 करोड़ में से हमने 70 लाख लगा दिया अकाउंट्स के लिए और 30 लाख आपने लगा दिया करण सर के लिए, क्योंकि सर इनकी फीस ले लो पहले। मैंने बोला लॉ के लिए, आप बोले आपको पढ़ाते नहीं आता, भगो यहां से, हद हो गई यार, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी तो। फिर आपने दूसरा इंस्टॉलमेंट लाया और 1 करोड़ का। मैं बोला ये लॉ के खिलाफ, बोले हट, बोले सर कोई लॉ के खिलाफ नहीं, इकोनॉमिक्स को लगाओ, बोले 50 लाख, और 50 लाख लगाओ, बोले सर बीसीआर बीसीके को। बोला बहुत बढ़िया, ये भी लग गया। और तुमने 1 करोड़ की इंस्टॉलमेंट लाई। मैं बोला अब ये किसके खिलाफ, बोले सर रौनक सर को दे दो 30 लाख, 70 लाख रुपए दे दो करण सर को। मैं बोला लॉ, बोले तुमको कुछ नहीं आता, भगो यहां से। अब इस केस में मैं कर क्या रहा हूं, मैं जो भी आप पेमेंट दे रहे हो ना, वो आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट कर रहा हूं। व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, कि कभी अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पेमेंट आए जो एक्चुअल कंसिडरेशन से कम हो, तो पहली बात, फर्स्ट चॉइस एज पर पेयर आपने लगानी चाहिए। एज पर जो पेयर है
जो पेमेंट कर रहा है वो जिस सिंक्रोनाइजेशन, आपने बोला रौनक सर मुझे रौनक सर के खिलाफ लगाना है, आपने बोला करण सर क्यूएम के लिए, मैं क्यूएम के, मैं लॉ के खिलाफ नहीं लगा सकता। अगर आपने कुछ नहीं बोला है, इफ नॉट आपने मुझे स्ट्रेट अवे दे दिया 1 करोड़ सर लगा लो आपके हिसाब से जहां लगाने हैं, कुछ नहीं, आप नो इंस्ट्रक्शंस, देयर आर नो इंस्ट्रक्शंस गिवन, इफ नॉट, तो ऐसे सिचुएशन में सेकंड चॉइस टू टाइम बार्ड डेट, मतलब इसमें से जो डेट टाइम बार्ड हो रही है वो टाइम बार्ड डेट को मैं इसको लगाऊंगा। हालांकि थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फर्स्ट चॉइस तो मैं बोलूंगा टू टाइम बार्ड डेट, क्योंकि आप मेरे को टाइम बार्ड डेट के लिए तो बोलोगे नहीं कि इसके लिए लगाओ, तो पहले टाइम बार्ड डेट के खिलाफ पैसा जाएगा, फिर एज पर चॉइस ऑफ पेयर, एज पर चॉइस ऑफ पेयर। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को 1 करोड़ दिए, ठीक है, आपने तीसरा 1 करोड़ का इंस्टॉलमेंट दिया, मैं बोला कहां लगाओ, आप बोले रौनक सर को 30 लाख और इधर करण सर को 70 लाख। मैं बोला पर लॉ की फीस तो 3 साल से पेंडिंग है, अभी वो टाइम बार्ड हो जाएगी। आप बोले वो नहीं पता, आपको पढ़ाते नहीं आता, भागो यहां से। मैं बोला ये गलत है, मेरे को मेरी फीस चाहिए, मैं झगड़ने लग गया। आप बोले आपको नहीं पढ़ाता था, भागो। अब ये डेट टाइम बार्ड होने वाली है, तो आप मेरे को अब 1 करोड़, ये लास्ट तीसरा वाला 1 करोड़ किधर भी लगाने को बोलो, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं उसको टाइम बार्ड डेट के खिलाफ ही लगाऊंगा। सो फर्स्ट चॉइस टाइम बार्ड डेट, फिर एज पर पेयर जो बोलेगा उसके हिसाब से, फिर पेयर ने भी कुछ नहीं बोला, इफ नॉट तो मैं सब के खिलाफ प्रपोर्शनेटली लगाऊंगा। थर्ड चॉइस प्रपोर्शनेट, आपने 1 करोड़ दिए, मैंने 6 सब्जेक्ट के खिलाफ उसको प्रपोर्शनेटली लगा देना है। दिस इज हाउ द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट शुड बी मेड। ये है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का तरीका। मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। डन। हो गया। डन सबका, हो गया सबका, चलो बहुत बढ़िया। ये होने के बाद में अब आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आई गेस मैंने ओरिजिनल लेक्चर ही आपका नहीं लिया है, तो मैं इसको यहां पे स्टॉप करना चाहूंगा, ठीक है। कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कंटेंट बाकी है, वो मैं आपको नॉर्मल रेगुलर स्पीड में ही पढ़ाना चाहूंगा, जिसको मैं यहां पे कवर नहीं करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आ जाऊंगा डैमेजेस के ऊपर, जो डैमेजेस बहुत जरूरी वाला टॉपिक है, और डैमेजेस मेरे को आपको समझाने पड़ेंगे, ठीक है। आ जाइए। सूट फॉर डैमेजेस। अब डैमेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस मतलब आपको जितना सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, मैं रेगुलर लेक्चर में लूंगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार मैराथन हो जाए फिर वो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट का और इसका एक एक लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा नेट खत्म होते आया है, ब्रेक दो वगैरह, और बहुत सारे लोगों का नेट भी खत्म होते आ रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि हम कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लेने के बाद में आज के लिए फिनिश कर देंगे, ठीक है। मेरा भी गला थोड़ा सा शोर हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद लेक्चर ले रहा हूं। कल वापस से 11 बजे मिलके हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप कल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में परसों के दिन अगर समय मिला तो परसों के दिन हम कंपनीज एक्ट और एलएलपी कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा शेड्यूल रहेगा 11 बजे से लेकर नियरली 3-4 घंटा एवरीडे। मैं टोटल 12 घंटे का ये मैराथन करने की सोच रहा हूं, 4-4 घंटा हर एक के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4, सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप के लिए 4 से 5 घंटे, और कंपनीज एक्ट एलएलपी के लिए 3 से 4 घंटे, ऐसा करके हमको इसको फिनिश करना है। इसके बारे में आपको क्या कहना है ये चीज जरूर बताना, ठीक है। सो डैमेजेस के अंदर स्पेशल डैमेजेस आते हैं। ये नॉर्मली वो डैमेजेस होते हैं जिसके वजह से where a party to contract receives a notice of a special circumstance affecting a contract, he will be liable only for the damages arising naturally due to such circumstances। कोई स्पेसिफिक डैमेज हो गया, जैसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस थे और सामने वाले ने डिक्लेरेशन नहीं दिया इनफ्लेमेबल का, आग लग गई, फूट गया, आपको डैमेज हो गया, स्पेशल डैमेजेस। दूसरा विंडिकेटिव एग्जाम्पलरी डैमेजेस, मानहानि का दावा। जब मैरिज टूटता है ना, मैरिज जुड़ने के बाद टूटता है, तो दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर विंडिकेट डैमेजेस का दावा ठोक सकते हैं। मुकेश अंबानी ने 10 लाख रुपए का चेक इशू किया, बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोले फंड्स नहीं है। मुकेश अंबानी के अकाउंट में फंड नहीं है। मुकेश अंबानी पता है ना, वो बंदा जो भगवान को हाथ जोड़ के बोलता है भगवान तुझे कुछ चाहिए तो बोलना मैं दे दूंगा, है ना, उसका चेक बैंक ने बाउंस कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में इट विल बी कंसिडर्ड एज अ विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस। फिर लाइबिलिटी फॉर नॉमिनल डैमेजेस, बहुत बढ़िया, सबको आई गेस डिसीजन पसंद आया है।
ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में लाइबिलिटी फॉर नॉमिनल, नॉमिनल डैमेजेस मतलब जो डैमेजेस आपने एग्रीमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, जो एग्रीमेंट में नहीं, एक सेकंड होल्ड, हाँ ये चेक का हो गया। नॉमिनल डैमेजेस मतलब जो छोटे मोटे फॉर्मेलिटी वगैरह वाले डैमेजेस है जो आपने देने चाहिए। डिले या डिटोरियोरेशन डैमेज ये पेरिशेबल गुड्स के केस में लगते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल अगर निकल गया इस केस में। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो आपने एग्रीमेंट में पेनल्टी या एग्रीमेंट में कोई भी डैमेज मेंशन किया हो एज पर एग्रीमेंट, उसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। फिर उसमें आती है पेनल्टी। पेनल्टी के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हमने देके रखे हैं किस तरीके से देना है। द रूल डिटरमाइनिंग स्टिपुलेशन ऑफ द पेनल्टी बाय वे ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो भैया एग्रीमेंट में जितना लिखा उतना। उसके बाद में बोला है वो एक्स्ट्रा वैगेंट या अनकंसेंसेबल नहीं होना चाहिए। ये सम ऑफ मनी और सर्टन सम ऑफ मनी ही फिक्स होना चाहिए लिक्विडेटेड डैमेज, आप वेग मनी नहीं बोल सकते। और सबसे आखिरी आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, एट हायर रेट भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो अगर डिफॉल्ट बड़े लेवल का है तो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैमेजेस है जो आपने याद रखना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप डैमेजेस के लिए कुछ सूट्स भी कर सकते हो, जैसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तुम्हारी शादी थी, तुमने ऋतिक रोशन को परफॉर्म करने के लिए बुलाया, उसको पैसे भी दे दिए। ऋतिक रोशन ने खुद के जगह पे राजपाल यादव को भेज दिया, तो आप ऋतिक रोशन पे केस कर सकते हो कि मेरे को ऋतिक रोशन ही चाहिए। सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मतलब जितना आपने काम किया है, जितना खर्चा किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे आप एटलीस्ट उतना खर्चा रिकवर कर लो। जैसे मैंने रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने 5 करोड़ रुपए लगा दिए रोड बिल्टअप करने में, गवर्नमेंट ने बाद में टेंडर रिवोक कर लिया, तो मैं गवर्नमेंट से 5 करोड़ मांग सकता हूं, मेरे को 5 करोड़ चाहिए क्योंकि मैंने खर्चा किया है क्वांटम मेरिट। क्लियर है? ये डैमेजेस में क्लेम कर सकता हूं। या सूट फॉर इंजंक्शन मतलब कोर्ट में मैं केस चला सकता हूं। इसके बाद इंडेमनिटी गारंटी से आपको कुछ अप्लीकेबल नहीं है। इंडेमनिटी गारंटी से सब आपको सीए इंटर लेवल पे आएगा। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने नियरली पूरा का पूरा यहां पे आपको रिवीजन कर दिया है, एक्सेप्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। नियरली हमने 4 घंटे डिग्रेड किए हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक एलिमेंट हर एक एरिया हम डिटेल में कवर कर पाए, जो हमने करने की कोशिश की है हर एक केस लॉ के साथ। आपको कैसा लगा ये मेरे को जरूर बताना, और पसंद आए तो प्लीज कृपया लाइक ठोक देना। 466 लाइक हुए हैं, इसको 500 तक लेके जाइए, ठीक है। 500 लाइक्स ठोक दीजिए, मजा आएगा। जो आगे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प हो जाएगा, और वो लाइक्स देख के या कमेंट्स देख के समझ जाएंगे कि ये लेक्चर करने लायक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस यहां मैं स्टॉप करना चाहूंगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। दर्शन करें, कल हम मिलेंगे वापस 11 बजे, ठीक है। अच्छा, शाम को 4 बजे बीसीआर बीसीके का मैराथन है करंट सर का, ये उन्होंने मेरे को डिक्लेयर करने के लिए कहा था, तो प्लीज उनका भी मैराथन मिस ना कीजिएगा, ये आपके लिए काफी एडवांटेजेस होगा। आपको पसंद आया तो प्लीज 537 लाइक, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। और जो लोग बाद में भी इस लेक्चर को देख रहे हैं प्लीज लाइक ठोकिएगा। लाइक्स हम फीस तो चार्ज नहीं कर रहे, फाउंडेशन तो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो आप कर ही सकते हो, 1-2 कमेंट या लाइक, उससे हमारा दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अच्छा, थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी।